रियलिटी जो है वो ये है कि इस बार कांवड़ यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या घटी है। इन सब चीजों का प्रभाव हमें अब नजर आ रहा है। अगर कोई कुत्ता हमारे घर में कोई बर्तन छू के चला जाता, चाट के चला जाता, हम उसे धो के इस्तेमाल कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ जो अछूत कहलाने वाले समाज के लोग हैं, आज भी बहुत बड़े सामाजिक हिस्से में उनके छुए हुए बर्तन को वापस रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हमें शर्म भी नहीं है, हमें कोई फील ही नहीं है इस पे। सच्चाई है, हर अगला दिन, हर अगला संसद का सत्र, हर अगला साल, हर अगला चुनाव हमारे अधिकारों में कटौती करता हुआ मिलेगा और इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करता हुआ। तो एक ये चीज तो हुई है कि मुसलमानों के अंदर जो बड़े सारे झगड़े थे और हर मौलाना अपना अपना मठ बनाए बैठा था, देलवी, बरेलवी, कौन कौन से एलवी थे, ये सब ठीक कर दिया योगी साहब के आने से। कोई अपने अपनी दुकान नहीं चला रहा। अब सब कहते हैं पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो विश्व की मुख्य धारा में शामिल हो रहा मुस्लिम समाज भारत का ये इसी दौर की देन है। हमारे यहाँ जिसके पास 10, 15, 20 करोड़ हो जा रहा है वो निकल भाग रहा है। ये भागने की गति जो पिछले वर्षों में बढ़ी है, नहीं, ये वहाँ से ज्यादा भी वापस खतरनाक भेजे जा रहे हैं। जो थोड़े बहुत टेक्निकली क्वालिफाइड लोग थे या थोड़े बहुत नहीं ठीक से भी होंगे, उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड किए हैं गोरों के साथ जी। उसकी वजह से भी एक छवि हमारी खराब हुई है। जो स्कैमर्स हैं वो सबसे ज्यादातर भारत। लेकिन हम जब गुजरात में एक नकली बैंक चला सकते हैं, नकली दूतावास चला सकते हैं गाजियाबाद में, तो हम तो बहुत इन्वेंटिव हैं। और नकली आईपीएस, हाँ, नकली रोज पकड़े जाते हैं। तो वो गलत काम सिर्फ सीमा में रह जाएंगे भारत की, ऐसा संभव ही नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को हम 11-12 साल में खोज न सके हो। अभी बिहार से आया है ट्रम्प साहब के नाम का, शायद घर का प्रमाण पत्र कुछ बन के आया है। हाँ, दिखाया गया कि वहाँ प्रमाण पत्र बनने के लिए आपने जो हरताएं 11 रखी है सर में, वो हरताएं बिल्कुल बन सकती हैं। लोअर कोर्ट से नोटिस जारी हो गया था अबुल कलाम साहब के नाम। तो ये कौन सी चीज है जो नहीं, इस देश में नकली नहीं बन सकती? हर नया थाना मतलब ज्यादा अपराध, क्योंकि हर नया थाना हफ्ता वसूली, स्कूल्स तो बंद किए जा रहे हैं। जाहिर जब स्कूल बंद किए जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, तो थाने ज्यादा खोलने पड़ेंगे। पिछले 10-11 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ पुलिस की सरकारी भर्तियां बढ़ी, पुलिस और सुरक्षा बलों। अच्छा, स्टेट को अब सिर्फ पुलिस की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, और इसीलिए बहुत सारी स्टेट सब पुलिस स्टेट में बदलती जा रही हैं। उनको कोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं, वो अपराधी को पकड़ के टांग में गोली मार देते हैं या जान से मार देते हैं। जिसको मारना होता है, जिसको नहीं मारना होता उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। एक रेपिस्ट और मर्डरर कन्विक्ट, उसको रोज पेरोल मिलती है हरियाणा में। पूरा देश देख रहा है, किसी को शर्म लाज नहीं है इस देश में। 40 दिन की पेरोल नहीं, एक दिन एक बार नहीं, पूरी लिस्ट है। 20 बार मिल चुकी है और अगले 20 बार मिलेगी। लेकिन इस पूरे समाज में कोई हलचल नहीं है। हम क्या हो गए? वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर धर्म का बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। उससे हमारी नदियां, हमारे पहाड़ और हमारा पूरा इकोसिस्टम अब इतना प्रभावित हो गया है कि वो अब संभाल नहीं सकता। अब उसको नाश उसका हो ही जाना है। और ये वो पिछले हफ्ते मुझे बता के गए और ये हो गया। इस सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो ये हुआ कि जो सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने कंप्रोमाइज किया। अभी बीकानेर से एक खबर आ रही कि वहाँ 3-4 जिलों में जहाँ सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पेड़ काटे गए। राजस्थान में पेड़ काटने की त्रासदी ये हुई कि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ गया। वहाँ 4-5, वैसे ही वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, 4-5 डिग्री बढ़ जाने का मतलब आप सोचिए जीना दूभर हो जाएगा। पर्यावरण के मामले में गडकरी साहब का भी बहुत भयानक फुटप्रिंट है। जो उन्होंने ये जाल बिछाया है सड़कों का, उसमें कई लाख पेड़ कटे हैं। एक पेड़, इस तरह का पेड़ बनने में 100 साल लगते हैं उसको, जो काटेंगे। सारी दुनिया ऐसे पेड़ों को बचा रही है, उससे आगे नए लगा रही है कि वो उस उम्र को पा सके। लेकिन हम तो बिल्कुल अजीब दौर में है, और इस दौर की भरपाई तो कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आता। कई बार नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ, तो लगभग सब खाली हैं। जितने नौजवान हैं एकदम खाली हैं। उनमें से करीब एक 20 से 30% क्रिमिनल बन चुके हैं। सभी शराब पीते हैं, और ज्यादातर उन लोगों का शाम का ये रहता है कि शराब का शगल कहाँ हो जाए, और बिल्कुल सिर्फ आवारगी हो रही है। इसमें सिर्फ वो कर पा रहे हैं जो लोग किसी किस्म का हुनर जिन्होंने पैदा किया है अपने अंदर, चाहे वो पंचर जोड़ना ही हो। एक दलित महिला जो है 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है उत्तर प्रदेश की, ये कोई छोटी बात है। और उनके आने भर से बहुत चीजों में फर्क आ गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। वो नौजवान जो है सामंतवाद से रजिस्ट करता है, इसलिए वो पीटा जाता है। वो मूछ रख लेता है, घोड़ी पे बैठ के जाना चाहता है, डीजे बजाते हुए शादी अपनी करना चाहता है। पहले होता था कि सवर्ण जातियों के लोग अगर गुजर रहे हैं तो दलित बस्ती में सब
खाट से उठ के खड़े हो जाएंगे, बैठे हैं तो। अब की पीढ़ी का दलित जो है वो नहीं कर रहा है ऐसा, वो भीमसेना में रहता है। भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर है वो अब उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर कल्पना ही नहीं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि एक एक कांस्टेबल के घर में करोड़ों मिल रहे हैं, एक बाबू के घर में 20-20 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। और बाप रे, जो बड़े आईएएस अफसर हैं, यानी हजारों करोड़ वाले बेईमान हैं। और अब ऐसा बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि किस जिले का डीएम या एसपी बेईमान नहीं है। एक आईएएस अफसर के पहाड़ स्थित बंगले से 55 करोड़ रुपए उसके नौकर लेके भाग गए थे। 55 करोड़ कैश। साइज ऑफ करप्शन तो बेइंतहा है। ये कैश था उनके पास, ये कैश एक जगह था। ये भी चल रहा है कि वो 27 से पहले योगी जी को ही चीफ मिनिस्टर रख के चुनाव लड़ा जाए कि नहीं। ये बहुत उच्च स्तर पर उसमें विचार के लेवल पर है। इसलिए वो बात तो बहुत ही पीछे चली गई कि वो प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट करेंगे। इस समय बिल्कुल दूसरी बातें हो रही। लेकिन बचाव के नज़रिए से यही सोचती हूँ कि मोदी साहब बने रहें और कोई उनको किसी भी तरह से चुनौती ना दे भाजपा के अंदर। वो ठीक करके, अमित शाह साहब ठीक करके रखें इस व्यवस्था को। ये जो अभी का जो स्टेटस क्वो है, शायद ये जो आने वाला समय है उसका सबसे बेहतर स्टेटस क्वो है, जिसमें जो कुछ भी बचा है जो बचा है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता। बहुत ही मुश्किल है, क्या कहा जाए। शीतल साहब बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अफसोसनाक क्लिप नज़रों से घूमी और वो हर तरफ फैल गई थी। उस वक्त मुझे आपकी बहुत याद आई कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में कि समाज में हो क्या रहा है। जी। एक यादव साहब जो कथा वाचन कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और उस बीच में ये पता चल गया लोगों को कि ये जाति से यादव हैं, यानी अहीर समाज से आते हैं। और उसके बाद उनकी तजलील का, बेइज्जती का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ तक गया कि जिनके घर में वो गए थे, उन यजमान की पत्नी जो पंडिताइन जी थी, उनका पेशाब निकाल करके उनके ऊपर छिड़क के उनको पवित्र किया गया। एक इंसान का पेशाब दूसरे इंसान को पवित्र कर रहा है। इतने सदियों से यही सब कुछ चला आ रहा है। ब्राह्मणों की छू लेने से सभी ब्राह्मण या पवित्र क्यों नहीं हो जा रहे हैं? तो ये चल क्या रहा है? और फिर कथा वाचन, अगर हिंदू धर्म का उभार जिसे हम कहते हैं, देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो जहाँ पर यजमानी है, जहाँ पर दक्षिणा आनी है, जहाँ पर कोई चढ़ावा आना है, वहाँ पर कोई यादव, कोई पासी, कोई पासवान कभी नहीं आएगा, कोई लोधी कभी नहीं आएगा। वहाँ पर पांडे जी ही रहेंगे और बाकी जो इन्फीरियर जॉब्स हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के, उसमें विधर्मियों को मारना हो, मस्जिदों के आगे बैंड बजाना हो और तोड़-फोड़ करनी हो, क्या वही उनके हिस्से में आएगा? वो अपराध के ही लिए रखे जाएँगे? तो ये वाला जो एक पहलू निकल के आया कि आप कथावाचक नहीं हो सकते, आप अपनी औकात में रहिए। आपको समाज के अंदर क्या दिख रहा है? देखिए, जब भी ये ऑप्ट किया गया होगा, जिस तरह का सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जो है, अभी तो उसमें बहुत सारे अपभ्रंश भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। बीच में भी कई बार हुई हैं और हमेशा उसमें उसको लेके संघर्ष है। लेकिन ओरिजिनली ये यही था और ज़्यादातर लोगों में यही है। वो जाति है, जाति में श्रेष्ठता का भाव है, श्रेष्ठता के हिसाब से साधनों पर कब्जा है और ये जिस लिए बनाया गया है उसमें एक उद्देश्य बिल्कुल है कि ये पूजा पाठ भी धनार्जन भी करता है। मंदिरों के पास बहुत धन हुआ करता था, पहले भी अब भी है, और उस पर किसका कब्जा रहे। अल्टीमेटली कोई भगवान या वो तो उसको ले नहीं जाते। वो जो धन या जेवर या कोई चीज चढ़ती है वहां पर, तो वो सब चीज जो पूजा पाठ करते हैं या जो उसका प्रबंधन करते हैं उन्हीं के हिस्से में आती है। तो ये प्रबंधन कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, इस सब पर बहुत होशियारी से शास्त्रों के जरिए लिख पढ़ के ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि जिससे बहुत सारे लोग समाज के वो चढ़ावा तो दे सकते थे लेकिन उसके मैनेजमेंट में नहीं हो सकते थे और उसके ओनर नहीं हो सकते थे। और इस सब को कायम रखने के लिए जाति का ये ढांचा हमारे यहाँ है जिसमें अछूत तक है। यादव तो खैर उस तरह से अछूत नहीं होते, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, लेकिन इनके साथ भी रिश्ता जो शास्त्रों में है और जो आदत में है, जैसा एक दो शंकराचार्य ने कहा भी,
कि भाई जो काम ब्राह्मण का है वो ब्राह्मण ही करेगा, लेकिन ब्राह्मण तो सारे काम करते हैं। ब्राह्मण सिर्फ पूजा ही पाठ नहीं करते। दुनिया बदल चुकी है उसके अनुसार, और फिर अब तो हम एक संविधान के साथ इस देश में हैं, लेकिन हमने चीजें सामाजिक तौर पर नहीं बदली। समाज वहीं रहने की कोशिश कर रहा है जहां से वो इन बीमारियों को लेके आया था, और न सिर्फ कोशिश कर रहा है, आजकल तो लग रहा है कि वो जकड़ और बढ़ रही है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जैसी परिस्थिति इस समय हमारे देश में पैदा कर ली गई है, कि आप राजनीति इस बात पर करते हैं कि हमारा समाज, हमारी आदतें, हमारी रीत रिवाज, हमारा धर्म, हम श्रेष्ठ हैं, सामने वाला जो है वो गड़बड़ है, सब उसमें गड़बड़ी है, उसकी वजह से हमारी सारी गड़बड़ियां हैं। जब आप कुछ इस तरह के सरलीकरण से चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली तो आप हल नहीं करते, चीट कर रहे होते हैं, लेकिन आप मतलब विमर्श को यही बना देते हैं। इस समय इस देश का विमर्श यही बना हुआ है कि मुसलमान जो है, सारी गड़बड़ी उनकी वजह से है। पाकिस्तान, मुसलमान, बांग्लादेश, दुनिया के मुसलमान, इस्लाम धर्म, ये हमारा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श है। अब इसको स्थापित करने के लिए सामने ये है कि जो बाकी समाज है, जो मेजॉरिटी है, एक मेजॉरिटेरियन व्यू क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि उनको एक साथ एक जगह रखा जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ढांचा पुराना चला आ रहा है, हम उसको भी रक्षा साथ में किए रहने चाहते हैं। वो ढांचा ये है कि साधनों पर एक सीमित तबके का हक, और वो कैसे कैसे होगा, उसमें यह है कि धर्म के संचालन का जो काम है वो ब्राह्मण करता है, और उससे जुड़ी हुई चीजों पर उसका लगभग नियंत्रण है। इसमें बीच बीच में अपवाद हुए, लिखने पढ़ने में हमारे अवैध थे तो उपनिषद लिखे, दूसरी जातियों के लोगों ने लिखे। जो हमारा आप कहते हैं धर्म में अभी 400-500 साल पहले का धर्म से रिलेटेड बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े लोग हुए, जैसे कबीर जी हुए, जायसी थे, अन्य हुए, तो उस जमाने में ये था कि सभी दूसरे लोग भी आ रहे थे। अब कबीर साहब का ही कौन सा किस जाति के हैं, क्या ये कोई इशू नहीं था, जायसी तो मुसलमान ही थे। और रैदास हुए, तो बहुत सारे लोग दूसरी जगहों से भी आ रहे थे। रहीम खान थे, बहुत मतलब इस्लाम से भी लोग आ रहे थे जो इसमें इस फिलॉसफी पे काम कर रहे थे, और यहाँ से भी कर रहे थे। तो एक दूसरी तरह की चैलेंज आ रहा था, आप कह सकते हैं, उस ऑर्डर को। और दक्षिण वगैरह के बहुत सारे राज्यों में ये चैलेंज इस्टेब्लिश भी हुआ, इसलिए वहाँ के जो हिंदू धार्मिक तौर तरीके हैं उसमें दूसरी जातियों के बहुत सारे लोग हैं, और एक उस सब ने उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत में ये आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो जकड़न है वो अभी भी बहुत कायम है, और पब्लिक की साइकी में तो वो इस तरह से प्रिवेल करती है कि उसका इटावा जैसा कांड हुआ जिसका आपने जिक्र किया, कि साइकी में यह है कि अरे यादव जी जो हैं यहाँ, हालांकि बहुत डिटेल्स हम लोगों को नहीं मालूम है, जो आते हैं ये सब इनमें सब में ट्विस्ट हो जाता है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने बुलाया होगा, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि न जानता हो कि यादव जी हैं। अब किस वजह से वो यादव जी को पीटने लगे, उनके बाल छील दिए, और शायद वो भी किया जो आप कह रहे हैं कि उन पर पेशाब छिड़का, चलिए हम मान लेते हैं कि नहीं भी छिड़का, तो उनके बाल काटे, रात भर पीटा उनको, ये सब आप कैसे कर सकते हैं जाति के नाम पर? और फिर आप झूठ बोलने लगे, क्योंकि सारा जो दिल्ली का मीडिया है, नेशनल मीडिया है, सब सवर्णों से भरा हुआ है। सारे जो बोर्ड हैं न्यूज रूम के, वो सब उन्हीं लोगों से भरे हुए हैं। तो वो उल्टी दिशा चलाने लगे, वो यादवों में ही गलती निकालने लगे कुछ। अब उससे क्या हुआ कि पिछड़ी जातियों के बहुत सारे लोगों में इस मीडिया के प्रति, इस सिस्टम के प्रति और जाति के प्रति बहुत कड़वाहट है, और तमाम घटनाएं अब हो गई, एक तो नहीं है। टीकमगढ़ में अभी एक भारी आंदोलन हुआ जिसमें कुशवाहा लोग शामिल हैं, पूरा जिला घेर लिया था उन लोगों ने, ऐसा ही कोई विवाद है। अभी आज स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर आई है कि उनको पीटने की किसी ने कोशिश की, या पीटने की, वो कोई ब्राह्मण लड़का है और शायद उसके साथ कोई यादव लड़का भी था, और वो कोई करणी सेना का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। करणी सेना राजपूतों द्वारा बनाई गई है, लेकिन सब हो अपर कास्ट का इशू इसमें है। और आगरा में एक सपा सांसद जो दलित हैं, उनको तो बाकायदा मारने पीटने की रोज धमकियां ही दे रहे हैं, वहां एक पूरा जलसा निकला। तो जो हिंदू समाज में या सनातन धर्म में जाति व्यवस्था की जो कठिनाइयां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, एक्चुअली कठिनाई नहीं गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों के रहते आप जो चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू को कॉबल करके एक राजनीति करते रहें लंबे समय तक, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बीच बीच में इस तरह से जैसे ये आया है, ऐसे अनेक हैं,
और अब चूंकि उनमें भी एक थोड़ा मिडिल क्लास पैदा हो गया, कम से कम ओबीसीज में तो पहले आइडियोलॉजिकली उस तरह से काम नहीं हुआ जैसा दलितों में हुआ अम्बेडकर जी की कृपा से और संविधान की कृपा से। तो दलितों के तो एक सेक्शन में खूब किताबें, कापियां, वक्ता, लीडर उस सवाल के हैं जो इस जाति के दंश से चूंकि सबसे मारे हुए भी वो लोग हैं, तो वो बहुत उनके पास लिटरेचर भी है, उनके पास कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, डिटेल है। ओबीसी में ढीला ढाला था, लेकिन अब ये भी काफी हद तक चल रहा है और अब बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये सवाल बड़े होंगे और इनमें पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि ये चैलेंजेस आसान नहीं है। हमें लगा था कि जो मेन स्ट्रीम अपील है वो है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये आप जो बता रहे हैं, जैसे आज की जो घटना है, राजभरी साहब को किसी ने हाथ उठाया और फिर उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये सारी तस्वीरें तो ये नहीं बता रही हैं कि धर्म कोई इतनी बड़ी दलील है जिससे समाज में एकता आ जाए, बुनियादी बेसिक एकता, नॉर्मेटिव एकता आ जाए। यानी अगर मेरे भी आराध्य राम हैं और तुम्हारे भी आराध्य राम हैं और मैं कथा वाचन करना चाहता हूँ, मेरा उसमें रुझान है, मेरा टैलेंट है, मैंने मेहनत करके सीखा है, तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। जबकि सारे बाकी के जितने भी दूसरे प्रोफेशन हैं उसमें कोई ब्राह्मण को तो रोक नहीं रहा है, आप आइए करिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं करिए। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि आप आर्किटेक्चर में क्यों जा रहे हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग में क्यों जा रहे हैं, ये तो दूसरी जाति का काम है ट्रेडिशनली। देखिए, वही सब फैक्ट्स जो कि सामने आ रहे हैं। धर्म एक रियलिटी है, बिल्कुल है, सारी दुनिया में है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मनुष्यता के लिए समस्या है। लेकिन भारत में विशेषकर और भारत से जुड़े हुए हिस्सों में भी साथ साथ जाति उससे भी बड़ी रियलिटी है और वो कॉन्ट्रडिक्शन उससे बड़ा है, ये बार बार साबित हुआ है। ठीक है, धर्म एक समय विशेष में और या एक परिस्थिति विशेष में या एक मुद्दा विशेष में ज्वार पैदा कर लेता है, चुनाव से पहले, लेकिन स्थायी भाव जाति है। और इसलिए जाति जो हमारे भारतीय समाज की इशू है और उसकी वजह है। अब जब से ये 10-11 साल से सरकार आई जिसमें कहा गया कि एक ओबीसी जाति के प्रधानमंत्री हैं, ये बात बहुत बार बार कही जाती है, इसलिए कि देश की आधी आबादी ओबीसी है। आधी से ज़्यादा कई जगह कही जाती है, लेकिन आधी तो है ही है। तो ये बात बहुत इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि वो ओबीसी हैं। वो तथ्य भी सामने आ गया कि वो ओबीसी तब बने जब वो मुख्यमंत्री थे और वहाँ कानून बदल के उसको उनकी जाति को उसमें शामिल करके उनको ओबीसी घोषित कर दिया गया। वो एक अलग तथ्य है। आप ये कह रहे हैं कि वो जन्म से ओबीसी नहीं थे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान वो उनकी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल करके उनको आर्टिफिशियली ओबीसी बनाया गया। निश्चित तौर पर वो ये फैसला कि उनकी जाति भी ओबीसी है उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ, ये सच्चाई है। ये उससे पहले तक वो क्या थे? उससे पहले तक वो जनरल में आते थे, ओ, तो उसके बाद वो ओबीसी में आ गए। खैर मैन्युफैक्चर्ड ओबीसी हैं। अब उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले छूट गए थे फिर ले आए लेकिन चलिए वो एक अलग बात हुई। उसके बाद बात होती है ना कि भाई आपका जो मंत्रिमंडल है, आपका जो सेक्रेटेरिएट है, उनके यहाँ बताते हैं कि 56 करीब प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। उनकी लिस्ट बार बार कई जगह से आती है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां होती हो, कुछ एग्जेजरेशन होता हो, लेकिन उसमें आता है कि उसमें एकाध ओबीसी को छोड़कर, एकाध ही दलित को छोड़कर जिन्हें सांकेतिक तौर पर रखना पड़ता है, और शायद ओबीसी कोई भी नहीं है और वहाँ सभी के सभी सवर्ण हैं। इसके साथ क्या हुआ कि आरएसएस हमेशा जब भी बीजेपी की सरकारें बनती हैं, वो दो विभागों में हम उसे बिल्कुल सक्रिय देखते हैं, एक शिक्षा और एक संस्कृति। शिक्षा में देखा उन्होंने कि जितने वाइस चांसलर्स बन रहे हैं इस पूरे दौरान, छांट के आरएसएस के लोग बन रहे हैं और छांट के सवर्ण बन रहे हैं। बहुत रेयर कहीं ओबीसी वगैरह का नाम है। लोकसभा राज्यसभा में पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में ये आता है कि प्रोफेसर्स तो लगभग बिल्कुल 10% भी नहीं है। आधी आबादी वाले ओबीसी के इतने वर्षों के मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के बाद भी प्रोफेसर्स अनुपस्थित है और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी नहीं है, भर्ती ही नहीं हो रही है। और जिनकी हो भी जाती है, पहले तो एनएफएस आजकल बहुत बड़ा एक शब्द आ गया है कि हर जगह उनको एनएफएस करके कि नॉट फाउंड सुटेबल करके खारिज कर दिया जाता है। और ये पूरे शिक्षा से गायब। संस्कृति में तो प्रश्न ही नहीं है। मंदिर कमेटी आप बनाएंगे, आपने जो राम मंदिर बनाया उस कमेटी में कोई है ही नहीं है।
तो एक बहुत बड़ी आबादी को आप प्रतिनिधित्व से वंचित कर रहे हैं। उसमें तो राजपूत भी कहते हैं हम भी नहीं है। तो ये जो ग्रीवेंस है ये लिमिटेड भी नहीं है, ये सवर्णों के भीतर भी होगा। अब जैसे आजकल जैनियों से जगह जगह विवाद हो रहे हैं। जैन तो वो तो बिल्कुल बीजेपी एक के हाँ, वो बीजेपी के ही थे, अब तक सब कुछ था, फाइनेंसर लेकिन थे, लेकिन अब बहुत जगह उनसे विवाद आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ इनहेरिटेड समस्याएं हैं जो सैकड़ों सालों से या 1000 साल से भी ज्यादा या कई हजार साल की होंगी, जिनको डेमोक्रेसी में तो उनको एड्रेस करना ही था। कुछ हद तक संविधान में उनको एड्रेस किया गया। संविधान में एड्रेस करने के बाद उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, तो अब वो एक भारी समस्या बन के सामने आ रहे हैं। चूंकि ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, फिर ये फैल जाते हैं, उन समाजों में ये फैले हुए हैं, और ये धीरे धीरे वो जो धर्म की आपकी जिसको कई लोग अफीम भी कहते हैं, उसको हल्का करते, उसके नशे को हल्का करते, उसकी जगह एक दूसरा नशा ही कह लीजिए वो सामने है, और बड़े सवाल के तौर पे सामने है कि आप उनको समाज चलाने के तौर तरीके में, तंत्र में हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उन तक शिक्षा पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल शिक्षा का है। अभी कमल हासन ने एक बढ़िया ट्वीट किया है आज, तो यही कहा है कि आपका हथियार एजुकेशन है। अंबेडकर ने भी यही कहा था, जो भी उनमें से निकलता है यही कहता है, शिक्षा चाहिए। शिक्षा को भी दूषित करने की पूरी कोशिश हो रही है, कैरिकुलम में बदलाव, पाठ्यक्रम वगैरह में इधर उधर की चीजें डालना, उसको कम्युनल बनाना, वो सब होता रहेगा। लेकिन अभी तो यह है कि शिक्षा के तंत्र पे ही नहीं है, कहीं पढ़ाने वाली जगह पे नहीं है, पढ़ने वाली समस्याएं अलग हैं। फिर देश में जो संसाधनों का बंटवारा है, गरीबी अगर ज्यादातर आप दलित को, माइनॉरिटी को और पिछड़ों में ही ठेलेंगे तो वो भी एक इशू है, और वो इशू भी अभी इसके बाद बड़ा होगा। अभी तो पहले ये सवाल आ रहा है सामाजिक दुर्व्यवहार का और सामाजिक हिस्सेदारी का और संस्थागत चीजों में हिस्सेदारी का, लेकिन उसके बाद आएगा कि गरीबी आपने सब इधर ही ठेल रखी है, और जो भी जनरेट हुआ है 70-80 साल में वो बहुत हैंडफुल ऑफ लोगों के पास ही जा रहा है, हैंडफुल ऑफ कम्युनिटी के पास जा रहा है, हैंडफुल ऑफ इस तरह के लोगों के पास जा रहा है जो बाकी समाज से अलग है। ये सब सवाल एक एक करके आएंगे, चूंकि ये रियल सवाल है। लेकिन जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा और उससे स्थापित हो रहा था कि अभी कांवड़ यात्रा खत्म हुई है और उसमें ज़्यादातर जो कांवड़ लेके जाने वाले लोग हैं वो इन्हीं समाजों से आते हैं जिनको हम पिछड़ा, दलित, शूद्र, क्योंकि अतिशूद्र, इनकी संख्या ज्यादा है, समाज यही है। तो उनके ऊपर तो बड़ा पैसा खर्च किया सरकार ने जी। और उनके लिए बड़ी व्यवस्था कराई, और वर्दीधारी पुलिस वाले उनके पैर दबा रहे थे। वर्दीधारी पुलिस वालों पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। और उसके अलावा जहाँ भी तोड़-फोड़, लूट-मार हुई, ढाबे में वो नखरे किए उन्होंने कि प्याज़ था जबकि प्याज़ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है ओबीसी और एससी क्लासेस के ऊपर। नहीं, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स की जरूरत है कि वो सनातन के नाम पे हिंदू समाज को एक करके वोट बैंक तक ले जाए, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि इस बार कांवड़ यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या घटी है। अच्छा। मेरे पास आधिकारिक सूचनाएं हैं कि इस बार उनकी संख्या घटी है, इसलिए कि उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों वगैरह में भी सामाजिक चेतना का, इन घटनाओं से जिनका आपने जिक्र किया, जिस एक घटना का और कुछ का मैंने किया, इन सब चीजों का प्रभाव हमें अब नजर आ रहा है। ऐसे सेक्शंस में आ रहा है जिनको हम जानते थे कि वो बीजेपी के ही साथ हैं, जैसे लोधी समाज है, कल्याण सिंह उसके नेता थे, उमा भारती उसकी नेता थी। आज आप उमा भारती के बयान आजकल सुनिए, कल्याण सिंह जी भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो सब बातें कहने लगे थे, और वो ये बात मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह सकता हूं। कल्याण सिंह जी के साथ काम करने वाले एक आईएएस अधिकारी ने, जो उनके बहुत करीब थे, मुझसे शेयर किया है। क्या? उन्होंने ये कहा था, ये बड़ी बात है, कि ब्राह्मण किसी ओबीसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ये तब कहा था जब वो मस्जिद गिराने का आंदोलन चल रहा था। आप और हम उन्हें ये जानते हैं कि उनके नेतृत्व में वो गिराई गई, लेकिन जिस समय वो हो रहा था उस समय कल्याण सिंह ये बात कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उनके साथ काम कर रहे, इस बात को खुद अपने कान से सुनने वाले आईएएस ऑफिसर ने मुझसे कन्फेस किया था। आप ये कह रहे हैं कि कार सेवा जब जिसमें मस्जिद गिराई गई गिराई गई, उससे पहले उनको ये एहसास हो गया ठीक था? उसी समय वो कह रहे थे कि लोग, वो उस दिन कह रहे थे
कि वो नहीं चाह रहे थे। देखिए ये एक और बड़ी बात है, वो ये चाहते थे कि वहां जो भी कार्यक्रम हो जाए, मस्जिद न तोड़ी जाए। उनके मुख्यमंत्री, वो जानते थे मस्जिद तोड़ी जाने का मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वाउच था, उत्तर प्रदेश सरकार का, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और उनके उसको तो उन्होंने उस दिन कहा था। तो वो ये, और देखिए उनका कंट्रास्ट जो था वो अटल जी की जो टीम थी उससे उनका तनातनी रहती थी उस जमाने में। तो ये फीलिंग ऐसी नहीं है कि, मैं वही बता रहा हूं कि बीजेपी के फोल्ड में रहने वाले ओबीसी लीडर्स के भीतर भी ये सच्चाई, भाई वो देख रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन बन रहा है। अरे ये बात दूसरों को छोड़िए, अभी एक प्रोफाइल है एक आर्मी ऑफिसर की, मुझे नहीं मालूम वो किस जाति के हैं, लेकिन इतना तो उनके लिखने से समझ में आता है कि वो ब्राह्मण नहीं है। वो कह रहा है कि सेना की लीडरशिप का ब्राह्मणिज्म हो रहा है, मतलब ब्राह्मण ऑर्डर आप बना रहे हैं उसमें। ये लिखा मिस्टर हिंदुत्व बना रहे हैं या ब्राह्मणिज्म ला रहे हैं? हिंदुत्व का दरअसल प्रैक्टिस में ये होता है कि वो ब्राह्मणिज्म से ओवर पावर कर लेते हैं और ज्यादातर अपर कास्ट के लोगों को ऊपर के एक्लॉन में या ज्यादातर में भर देते हैं, और उसमें भी ब्राह्मण्स की संख्या ज्यादा होती है। एक और बड़ी मजेदार बात है, मेरिट की बात की जाती थी आरक्षण के मामले को ढीला करने के लिए। आज आप देखिए, जब से वो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट आदिवासियों से भी नीचे है, जो बेचारे बिल्कुल जंगल में हैं और बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों में है। आजादी के इतने दिन बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। जो जगह जगह जो मेरिट बनती है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट उससे भी नीचे है। अब कोई मेरिट की बात नहीं कर रहा है। यानी 10% आप, ये भी सरकारी नौकरियों की बात है, प्राइवेट नौकरियों में तो कोई बात ही नहीं है, तो वहां आप मेरिट की बात नहीं करते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो डॉक्टर बन के आ रहा है उसमें कौन है ज्यादा लोग, कहां से, कौन पे कर सकता है उसको? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर कौन बन सकता है? जो पैसे पे कर सकता है, वो मेरिट से जाता है, वो पैसे से जाता है। लेकिन खैर, मैं उस आर्गुमेंट से डाइवर्ट हो जाएगा आपका सवाल, लेकिन ये सब सवाल अब मेरे कहे हुए नहीं है। मैं भी इनको सोशल मीडिया पे उस समाज के रिएक्शंस के तौर पे देख रहा हूं, जिसकी अनदेखी करने की कोशिश हो रही, जो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही एम्फेसिस करना चाहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है अब कि आप उनसे इस सच्चाई को छुपा लें चीजों पर कब्जा करके। अब उनको पता है कि आपने चीजों पर कब्जा कर रखा है, धर्म पर कब्जा भी उसमें से एक। ईवीएस ही एकमात्र कैटेगरी है रिजर्व्ड कैटेगरीज में जिसमें 100% भर्ती हो गई है। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो सारी रिक्त स्थान थे और बाकी सब जगह जो रिक्त स्थान हैं, उसमें जनरल कैटेगरी में पूरी भर्ती है और ईवीएस रिजर्व कैटेगरी में भर्ती है। ईडब्ल्यूएस, हाँ, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में पूरी रिजर्व कैटेगरी की भर्ती है। बाकी जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज के जो स्थान हैं, वो सब एनएफएस हैं। तो ओबीसी में अब बहस एनएफएस वर्सेस ईडब्ल्यूएस ही है। राहुल गांधी ने भी इस सवाल को केंद्रित किया, क्योंकि कांग्रेस ने अपना, राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एक लेवल पे बदल के सामाजिक न्याय को उन्होंने अपने एजेंडे में लिया है। तब से वो इन मुद्दों को अब टच कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को अब टच किया है, इसलिए कि मुद्दा उस समाज में बड़ा हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे न्यूज रूम्स वगैरह में ये सब चीजें नदारद है, क्योंकि उनमें फील्ड रिपोर्ट ही नदारद है, वो फील्ड में है ही नहीं। एक कुख्यात व्यक्ति जो एनएफएस करने के लिए ही जाने जाते हैं, अब तो वो सिरमौर हैं एक यूनिवर्सिटी के। आप बताइए वहाँ कैसे भर्ती होगी? चलिए, व्यक्तिगत नहीं होते, हम लोगों के सबके परिचित हैं वो, लेकिन आपने जो कहा उन तक पहुंच जाएगा ये मैं जानता हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपना तरीका बदलें और ये एनएफएस को नहीं, छोड़ें। वो नहीं, ये सिस्टम वो तरीका बदले। ऐसे आप अन्याय करके नहीं चला सकते इस सिस्टम को कि आप 50% से ज्यादा आबादी को एनएफएस घोषित कर देंगे हर जगह से, उसे पूरे शिक्षा संस्थान से गायब कर देंगे और उसके बाद हिंदू एकता की बात करेंगे। संभव है नहीं। अभी क्या स्थिति है हिंदू एकता की? जो हम लोग इसी पे तो बात कर रहे हैं इतनी देर से, जो एकता की स्थिति वही आपके सामने है। तो क्या वोटिंग पैटर्न में ये दिखेगा? देखिए, वोट और चुनाव ये सब चीजें तो बहुत क्लिष्ट हो गई इस दौर में। अब जिस हम आप जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय चुनाव को कराने के पूरे तौर तरीके पर चैलेंज है। चुनाव आयोग के गठन पर एक बुनियादी चैलेंज है, जरूरी चैलेंज है। चुनाव आयोग का गठन कैसे कर लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था, उस मैटर में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चैलेंज किया गया था, क्योंकि एक दिन पहले उनको इस्तीफा दिला के चुनाव आयुक्त बनाया गया था।
चुनाव आयुक्त के इस तरह के बनाने को चैलेंज एक संस्था ने किया, ADR ने, उस पर फैसला देते हुए उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और एक सुझाव दिया। उस समय तक ये कानून नहीं बना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए, ये कानून पेंडिंग था, चल रहा था ऐसे देश में, बहुत सी चीजें चल रही हैं, उसमें से एक वो भी था। तो आदेश में ये कहा गया कि जब तक कानून नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट को उस समय नहीं लगा होगा कि कल ये कानून बना देंगे, कि ये कानून जब तक नहीं बनता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तरीका हो, जैसे बहुत सी चीजों में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, तीनों लोग मिलकर चुनाव आयुक्त को तय कर लिया करें। क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रणाली है लोकतंत्र में कम से कम जिस पर विश्वास होना जनता का जरूरी है, अगाध विश्वास होना, कोई उसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे सर्वेक्षण अब बता रहे हैं कि उस पर शक है। तो शक क्यों था? इसलिए कि सरकारें ही उनकी नियुक्ति करती आ रही थी। कांग्रेस के जमाने में भी हुआ, इनके जमाने में भी हो रहा था। लेकिन अब जब सवाल आ गया तो उसको ठीक करना चाहिए। जो बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां चली आ रही होंगी जिसके लिए कांग्रेस भी दोषी होगी, लेकिन ये इसके लिए ये हक नहीं दे देता कि कांग्रेस के जमाने में गलत हुआ तो आप उससे भी ज्यादा गलत करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उस आदेश के इस हिस्से को लिया, इस हिस्से को नहीं लिया कि जनता में विश्वास होना चाहिए ऐसी संस्था बने। खट से कानून बनाया जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री और लीडर अपोजिशन, यानी दो लोग तो एक घर के हो गए जिन्हें नियुक्त करना है, एक लीडर अपोजिशन बाइकआउट करने के लिए रख लिया और CJI को बाहर कर दिया। और उस हिसाब से फटाफट उन्होंने अब चुनाव आयोग बना दिया। अब उस चुनाव आयोग की कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन से लेके अब सब शुरू है और बिहार इलेक्शन में देखिए इतना बवाल ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है। तो अब इन चुनावों के नतीजों से और बहुत चीजों से हम समाज में जो कुछ घट रहा है उसका सही आकलन नहीं कर सकते। चुनाव तो जीते जा सकते हैं आजकल, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। साधन का इशू होता है। एक फैसला आया हमारे यहाँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे गलत थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले ऐसे आए जिनमें उन्होंने गलती पे तो उंगली रखी लेकिन फिर उसका इलाज नहीं किया, वो छोड़ दिया। और जाहिर है कि जो लोग उससे लाभान्वित थे वो उसका इलाज क्यों करने लगे, तो वो मामला खुला रह गया। अब स्थिति ये भी है कि एक पार्टी जो देश में जिसको 24 करोड़ वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी जिसको 14-15 करोड़ वोट मिले हैं, दोनों में फर्क है। लेकिन 14-15 करोड़ वाली पार्टी के पास बैंक में 200-300 करोड़ नहीं है और 24 करोड़ वाली पार्टी के पास जो सरकार में भी है 10,000 करोड़ है चुनाव के बाद। तो 10,000 करोड़ और 300 करोड़, ये तो दो उन पार्टियों की बात है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बाकी और छोटी छोटी पार्टियों की तो बिल्कुल कोई हालत ही नहीं है। तो ये चुनाव नॉर्मल नहीं है। और हम सब जानते हैं, ये तो हर साल जो एक अध्ययन करने वाली संस्था है इसकी जो चुनावों का अध्ययन करके बताती है कि कितना खर्च होता है, उसके हिसाब से तो हमने इस चुनाव में जो लोकसभा का हुआ 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च किया। 10,000 करोड़ तो वाइट है, 1,40,000 करोड़। चूंकि हम जानते हैं एक विधायक का चुनाव कई करोड़ में होता है, सांसद का चुनाव 10-10 करोड़ में होता है और बहुत से चुनाव जो प्रतिष्ठा के होते हैं वहां 25 करोड़ 50 करोड़ कोई नहीं जानता। इस बार दिल्ली के चुनाव में खुलेआम नोट बांट रहे थे एक सज्जन, वीडियोज आए, सब मीडिया में चला, शिकायतें हुई। उस चुनाव में क्या हुआ? वो चुन लिए गए और वो मंत्री है। जो लाभान्वित हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें पैसे दिए गए, पहले भी कहा अब भी कहा। तो अब हम एक ऐसी स्टेज में है कि एक संस्था है जिसको तय है कि इनको विजयी करना है, वो उनको विजयी कर देगी, आपका फैसला ही नहीं आएगा। तो इसलिए चुनाव वाला सवाल तो हम अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उसके आधार पे कोई विश्लेषण कर एक सकूं। यही रिचुअल बचा था, परंपरा बची थी जो अंबानी को और मुझे और आपको एक बराबर करती थी, है ना? ये गलतफहमी बहुत दिन तक हमारे रही कि अंबानी और हम एक बराबर हैं। एक चुनाव, अब इस एक वक्त वोट। ये समय ने उसको साबित कर दिया कि हम क्या है और वो क्या है। जी मैं मेरा एक आशंका है कि अगर हिंदू एकता जो अब तक जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो किया गया, अगर उससे भी हिंदू एकता नहीं बनेगी तो उसको और ज़्यादा उसको पैना करने के लिए अब्दुल की चूड़ी टाइट की जाएगी और ज़्यादा। और ये ख़तरा जो है ये बहुत रियल है कि अगर लोगों के मन में ये हो गया कि नहीं
अब हमें अपने मुद्दे भी उठाने हैं, तो फिर अब्दुल की चूड़ी टाइट की जाएगी और उसमें कितने जुल्म होंगे, कितने और बुलडोज़र चलेंगे, कितनी इल्लीगल फेक एनकाउंटर्स हो जाएंगे, कितने लोग यूएपीए में अंदर चले जाएंगे जो कई साल तक वापस नहीं आएंगे। तो ये जो हर बात पर हिंदू को एक करने के लिए या हिंदू को खुश करने के लिए अब्दुल की जो चूड़ी टाइट की जाती है, वो जो आशंका है ना, वो मुसलमानों में रियल है। आप तो ये नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ और मैं चाहती हूँ कि हिंदू लोग प्लीज एक हो जाइए, वरना हमारा बुरा हाल करते हैं। देखिए, आप जरूर, आपकी शंका जायज है और आपकी मतलब जो इच्छा है वो भी जायज है, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है। क्या किया जाए? रियलिटी यह है कि हिंदू समाज दरअसल धर्म के तौर पर जितना एक है, उससे बहुत ज्यादा जाति के तौर पर एक या अनेक है। एक भी है, नहीं, अनेक भी है। जाति में अनेक रहिए, लेकिन वोट देते रहिए और ये भी आश्वासन दे दीजिए कि हम आप ही को चुनते रहेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो अब्दुल की चूड़ी नहीं, टाइट होती नहीं, रहेगी। आप समझिए, चुनने का तो मैंने आपको बता बहुत दिया कि मुश्किल है। अब व्यवस्था उन्होंने ऐसी कर ली है कि मुझे नहीं लगता कि अब चुनने में उनको कोई दिक्कत कहीं आएगी। मुझे लगता है अब लंबे समय तक वही चुने जाते रहेंगे। हाँ, वो और ठीक इसलिए है। भी कि जैसी देश की परिस्थिति है कुल मिला जुला के, जिस तरह से आर्थिक संसाधनों का बंटवारा है, उससे एक बहुत बड़े समाज को बहुत कठिनाइयों में और चुनौतियों में डाल दिया गया है और एक बहुत बड़े समाज से तो सब कुछ छीन लिया गया है। बचा खुचा वो झुग्गी उग्गी में रह रहे थे, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे उनसे वो भी छीन लिया जा रहा है और इतनी तकलीफ देह दृश्य है और इस समाज में कुछ नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसे निष्प्रह समाज में बदल चुके हैं जब हम तकलीफों पर हमें कुछ होता ही नहीं है, हम फील ही नहीं करते। और ये हमारी इस परंपरा में कायम है। जब हमने जाति के आधार पर मनुष्यों को जानवरों से बदतर बना के रखा, उनको उसी तरह से समझा, बल्कि उन्होंने जानवरों से भी नीचे रखा। अगर कोई कुत्ता हमारे घर में कोई बर्तन छू के चला जाता, चाट के चला जाता, हम उसे धो के इस्तेमाल कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ जो अछूत कहलाने वाले समाज के लोग हैं, आज भी बहुत बड़े सामाजिक हिस्से में उनके छुए हुए बर्तन को वापस रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम मतलब इतनी ऐसी तरह की घृणास्पद चीजों को जीते हुए आ रहे हैं अभी तक, और हमें शर्म भी नहीं है इस पर, हमें कोई फील ही नहीं है इस पे। सच्चाई ये है। एक अल्पसंख्यक की नज़र से देखिए इस बात को कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जो युवा बेरोज़गार हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हर 2-4 महीने में कोई एक धार्मिक उत्सव में उनको बहुत छूट दी जाती है, उनका एक तरह का रेव पार्टी हो जाती है, डीजे चलता है, नशा होता है, ये सब होता है, फिर उनको खाना-पीना, और जो नौकरी पेशा पुलिस वाले हैं, उनको अलग से कुछ पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, उसी नौकरी में वो उनकी सेवा भी कर दे रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा वर्ग पैसिफाइड है, शांत है, और वो एक उत्सव से दूसरे उत्सव, एक धार्मिक शोभा यात्रा से दूसरी धार्मिक शोभा यात्रा तक आराम से वक़्त गुज़र रहा है। अगर ये नहीं होगा, ये जो आपने कहा कि कांवड़ों की संख्या कम हो गई है, इस ये बार कम हुई है। ये तो खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी इसलिए है कि अगर लोगों का कांवड़ यात्रा से और कथा वाचन से और इन शोभा यात्राओं से ही मोह भंग हो जाएगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, संसाधनों के बंटवारे का सवाल और सामाजिक भेदभाव का सवाल जो जाति के पर आधारित है, यह तो इस समाज का मुद्दा हमेशा रहा है और चेतना के साथ साथ ये बढ़ना ही है। अब देखिए, उसमें भी एक मिडिल क्लास 77 सालों में 78 सालों में पैदा हो गया है, जिसको रिजर्वेशन से या दूसरी चीजों से चांस मिला, या उनमें से कुछ लोग काम वाम करके बढ़ गए संख्या की वजह से, किसी को बाहर की फेलोशिप वगैरह मिल गई, बाहर पढ़ने चला गया। अब वो समाज निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो वो ठीक है, बीजेपी में शामिल कर ले, बीजेपी हाँ, अपने में। इंडिविजुअल्स उसमें से कई बार बिकते रहेंगे, लेकिन जो विचार वो उसमें डाल जाते हैं वो कैसे बिकेगा? पटेल समाज की नेता आई, वो उसमें शामिल हो गई। लेकिन पासवान समाज के नेता लेकिन उसमें शामिल हो लेकिन गए। आज मौर्य उसमें आज आप शामिल। सोशल मीडिया में देखिए, वो पूरा समाज उनके साथ नहीं है। आज आपको, चूंकि अब आपके पास टूल्स हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इन सब लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है। एक हमारे पेशे के विचारक थे, उन्होंने रंग बदला। हम नहीं देखते कि उस तरह से अब उनकी फॉलोइंग बची है। ऐसे इन राजनीतिकों के भी है,
इनके अपने समाजों में 1 सीजन 2 सीजन चली, वो सब घट रही है हर जगह से। और वो जो मुद्दे हैं वो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर सीजन में रोजगार के किसी सवाल पर उनके समाज के लोग पीटे जा रहे हैं या वो बाहर किए जा रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है, और वो अपने अपने घरों में, गांवों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस दर्द को बयान कर रहे हैं। और वो स्वर है, इसलिए इसको इससे भी देखिए कि आप देखिए जो टेलीविजन चैनल्स हैं जो सब एक तरफा हैं, लेकिन ये बातचीत के लिए जब किसी आरजेडी के या सपा के प्रवक्ता को बुलाते हैं जो पिछड़ी जातियों में से आता है, तो आप देखिए क्या वार्ता होती है और क्या बात निकलती है, और उसको नीचे कितना रेसिप्रोकेशन है। चाहे राजकुमार भाटी हो या वो 1-2 लड़कियां हैं बहुत अच्छा कर रही हैं आरजेडी वगैरह की ओर से आती हैं, और कैसे जरूरी सवाल वो सामने उठाती हैं और हिला देती हैं भाई, इसलिए कि वो इतने सच से भरे हुए हैं, इतने जरूरी हैं कि पूरा न्यूज रूम एक तरफ, एंकर उसकी तरफ, प्रोडक्शन उसकी तरफ, लेकिन रियलिटी अपनी तरफ, और लाखों लोगों को उनको नीचे वो खींच रही है। जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनके, जेन्युइन से ज्यादा जेन्युइन है, फैक्ट्स है सामने, हार्ड फैक्ट्स है सामने। तो फिर ये बहुत खतरनाक मामला है। अगर हिंदू एकता नहीं बची और बीजेपी को वोट नहीं देते रहे, तो उस निराशा में पता नहीं ये लोग किस तरह का नया कोई आपराधिक काम करेंगे, जिससे कि कोई फिर से देखिए अभी आपने देखा ना पहलगाम हुआ। नहीं, जो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में, मनमोहन सिंह जी की सरकार के ज़माने में, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के ज़माने में इस देश में बहुत बुनियादी कानून बने। एक ही चीज़ ले लें, सूचना का अधिकार, जिसने एकाएक अवाम को जो है एम्पावर किया कि किसी से भी वो सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना पड़ेगा 10 रुपए का एक नोटिस लगा के। इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको मिट्टी में लगाया, लगभग इतना डाइल्यूट करते करते उसके सारे हाथ पैर छीन के उसको ख़त्म कर दिया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, वो एक फॉर्म में आज चल रहा है, राइट टू एजुकेशन का पता ही नहीं है, राइट टू फूड था, वो उसमें अनाज बांटते हैं। चलिए, और इन्होंने ऐसे बहुत सारे कानूनों को एम्प्लॉय किया जो लोगों से उनको एम्पावर होने का हक छीन सके। ये इसी चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। चाहे आर्थिक मोदी ईडी वगैरह को ले आए, उसको इतना ताकतवर बना दिया कि रोज कोर्ट्स में उसकी स्क्रूटनी होती है, रोज पाया जाता है कि वो अतिक्रमण कर रहा है, रोज पाया जाता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। एजेंसीज को उस तरफ से करेंगे, ऐसे कानून आएंगे। कुछ मुसलमानों को, जैसा आप कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, उनको टाइट करने के नाम पे आएंगे, जिससे नजर आए कि साहब उन पे बहुत सख्ती कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आएगा। लेकिन मूलतः लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ज्यादा से ज्यादा छीनते चले जाएंगे ये। हर अगला दिन, हर अगला संसद का सत्र, हर अगला साल, हर अगला चुनाव हमारे अधिकारों में कटौती करता हुआ मिलेगा और इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करता हुआ। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन के, आप लगभग, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक में बात आ रही है, अभी बात आई है कि हाई कोर्ट में एक जज साहिबा नियुक्त हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो बीजेपी की घोषित प्रवक्ता 1 साल पहले तक थी, 1 साल पहले तक घोषित प्रवक्ता थी। और आपने देखा कि हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है इलाहाबाद में, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाके मुसलमानों से लगभग वैसे ही बोले मुसलमानों के बारे में जैसा कोई बीजेपी का नेता बोलता है या संघ का व्यक्ति बोलता है। तो और बहुत सारे फैसले विभिन्न राज्यों से इस तरह के आते हैं। विभिन्न राज्यों में अब ये माना जाने लगा है कि केंद्र सरकार तो है ही है, उसकी एजेंसियां है ही हैं, उसका गवर्नर है ही है, अब उसका हाई कोर्ट भी हो गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो विपक्ष की है। अब ये सब चीजें बढ़ेंगी, इन सब चीजों में और बढ़त होगी, लोगों के हक अधिकार और खत्म होंगे। और उन्हें अब टैक्सेशन में भी आ गया कि कारपोरेट्स जितना टैक्स दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉमन आदमी दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हमारे, ज्यादा जीएसटी दे रहा है। वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, जीएसटी बढ़ रही है। तो यानी इन्फ्लेशन जो हर साल का आ रहा है महंगाई का, वो जीएसटी में बढ़ता जा रहा है। यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये तो बढ़ नहीं रहा है, प्रोडक्शन वही है जहां था, बल्कि घट ही रहा है, लेकिन जीएसटी बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये कहां से आ रहा है? तो जो महंगाई की दर बढ़ रही है उससे ज्यादा उससे जीएसटी की ग्रोथ हो रही है, इसको ग्रोथ बताया जा रहा है।
तो इस सबसे जो कठिनाई, आर्थिक कठिनाई हमारे चारों तरफ फैलेगी, उसको एड्रेस करने के कोई वो माध्यम तो है नहीं। जो आपने बेरोजगारी का सवाल उठाया कि इतने सारे लोग जो खाली हो रहे हैं, जिनको कोशिश की जाएगी वो कांवड़ निकालें, जिनको कोशिश की जाएगी कि वो रामनवमी पे दंगा कर दें बंगाल में या ये बिहार में या झारखंड में जहाँ विपक्ष की सरकार है, या कुछ और कर दें कि इस तरह की चीज़ों को सेंसेशनलाइज करें, ये चीज़ें बढ़ेंगी, एग्रीड। लेकिन मैंने फिर कहा कि दूसरी चीज़ें सामने उनके और ज़्यादा शिद्दत के साथ पहुंच रही हैं, जिनके सामने ये होनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत थ्राइविंग होता, बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता, तो हमारी मुश्किल बढ़ी हुई नहीं होती टैरिफ के, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। तो अच्छा ही अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह है, तो हमें वो उस कॉन्फ्लिक्ट से हम बच रहे हैं। नहीं तो जो हम हमारा सीधा आयात कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता तो सिर्फ अमेरिका को निर्यात करता, ऐसा तो नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो भारत में बहुत ज़रूरत है। हम 140 तो बिलियन, अमेरिका और चाइना से ले तो रहे हैं। हाँ 140 बिलियन का माल चाइना से ले रहे हैं। अगर हमारा बढ़ता तो हम उसमें से 40 बिलियन ही कम कर लेते, 100 का रह जाता। तो अमेरिका बुरा भी तो मानता। हमारे रिश्ते भी तो बिगड़ते। नहीं, वो तो देखिए अभी दूसरे कारणों से ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं। बिगड़ क्या रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है एक अलग तरह की। लेकिन हमारा सारा व्यापार अमेरिका से ही नहीं है। ये सही है कि अमेरिका से व्यापार में हम सबसे फायदे में हैं, ये सही। 35-40 बिलियन का हमें जो फायदा है सालाना का, वो अमेरिका से व्यापार में ही है, ये सही है। लेकिन अमेरिका में ही हम व्यापार करते हैं ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और खुद हमें भारत में बहुत व्यापार करने की जरूरत है, भारत के लिए बहुत कुछ प्रोडक्शन करने की जरूरत है। लेकिन बेहतर ज्यादा अच्छा फिनिश गुड जब चाइना से आ रहा है तो क्या जरूरत है? अब वो तो हमारी अपनी कमजोरी है कि चाइना से आ रहा है। रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भी वहीं से नहीं आएगी। नहीं, वो हर चीज आ रही है। हमारे सारे प्रतीक, अब तो बताया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के झंडे भी वहीं से छप के आते हैं, और वो छप के आते हैं वहां से, मतलब जो बन के आ चीजें, रहे जो हैं। बहुत सारे इलेक्शन टूल्स होते हैं जी। उनमें से बहुत सारे सिंबल विम्बल, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब वहां से आता है। त्योहारों के देवी देवता भी वहां से बन के आए। देवी देवता वहां से आते हैं, त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां बहुत सारी वहां से, जिसकी भी क्वांटिटी है। चीन क्वांटिटी पे खेलता है, तो अगर कोई चीज मास में है तो वो उसको सस्ते में प्रोड्यूस करके सारी दुनिया के सामने दे देता है, हमारे सामने भी दे देता है। हमारे यहाँ वाला उतने में भी नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा चैलेंज है। जब नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर लात मारी थी पुलिस ने, और योगी साहब ने ठीक से डराया भी था कि ये सब नहीं इजाज़त दी जाएगी, और ये सब हुआ। तो एक ये चीज़ तो हुई है कि मुसलमानों के अंदर जो बड़े सारे झगड़े थे, और हर मौलाना अपना अपना मठ बनाए बैठा था। और देलवी, बरेलवी, कौन कौन से एलवी थे, और देवबंदी, शिया, सुन्नी, ये सब एक मतलब अजीब तरह की अफरा तफरी थी मुस्लिम समाज में भारत के। ये सब ठीक कर दिया योगी साहब के आने से, मोदी साहब के आने से। अब सब ये सब राइट टाइम हो गए सारे मौलाना, कोई अपने अपनी दुकान नहीं चला रहा। नहीं, अभी तो टेलीविजन चैनलों में सब बैठे रहते हैं, और वो तो जो चाहते हैं उन कार्यक्रमों में, क्योंकि वो कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में तनाव है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए कि वो कितने मूर्खतापूर्ण बात कर सकते हैं स्त्रियों के बारे में, बच्चों के। देखिए, मूर्खता नहीं गई, लेकिन ये जो भय है उसकी वजह से ये जो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। आपने आखिरी शिया सुन्नी झगड़ा कहाँ हुआ? अच्छा, हर एक का, हर फिरका जो था, जो सेक्ट था, उसका अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बन रहा था, उसके अपने अपने वो संगठन बन रहे थे। फिर एक महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया था, पता नहीं क्या हो रहा था। वो सब एकदम ठीक हो गया है, बिल्कुल। अब सब खत्म, सब। चलिए आप हाँ, मतलब ये एक हुआ। अच्छा, बड़ा बहुत ये अपने रिलीजियस राइट्स को लेकर के मौलाना बड़े परेशान रहते थे, इस्लाम खतरे में रहता था, ये सब होता था। तो अब कोई वो नहीं, अब सब कहते हैं पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर पढ़ने की ओर जा रहे हैं बनाओ। तो ये बहुत पॉजिटिव है किसी भी कम्युनिटी के लिए। मैं यही बता रही अगर उनमें शिक्षा की ओर जा रहा है, वैसे बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे आए जो आप कह रही हैं, कुछ मुझे संकेत उसके नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी किसी भी समाज के लिए। और यही बात तो सब हमारे जो भी पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने आगे की दृष्टि से, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये बना रहे सिस्टम जो भी चल रहा है, वो उसमें ज़्यादा भाई चेंज मत लाइए। ये चीज़ें बनी रहें। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान बच्चे मदरसों के बजाय सेकुलर तालीम लें,
और आगे बढ़े और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों। तो राष्ट्र की क्या, वो विश्व की मुख्य धारा में शामिल होने लायक बन रहा है, क्योंकि राष्ट्र में तो नौकरी है नहीं। तो सभी हिंदू मुसलमान सभी भारतीय बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है, तो वो भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो विश्व की मुख्य धारा में शामिल हो रहा मुस्लिम समाज भारत का ये इसी दौर की देन है। ये तो सही है कि इस दौर में भारत में आने वाला जो पैसा है बाहर से, उसमें अब सबसे बड़ा पूल एक्सपोर्ट के बाद तो उन्हीं लोगों का है जो बाहर से कमा के भेज रहे हैं। 140 बिलियन के आसपास हमें बाहर से कमा के हमारे मजदूर भेज रहे हैं, जिसमें उसमें भी जो ज्यादातर गल्फ गल्फ में है, वेस्ट में है, अमेरिका से भी अच्छा आता है, तो ये सब लोग भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो वेस्ट में चले जाते हैं वो फिर भेजना बंद करके वहीं के हो जाते हैं। वो यहाँ से भी कुछ लोगों को ले जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा खराब ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जिसके पास 10-15-20 करोड़ हो जा रहा है वो निकल भाग रहा है। ये भागने की गति जो पिछले वर्षों में बढ़ी है, नहीं, ये वहां से ज्यादा भी वापस खतरनाक भेजे जा रहे हैं। अब वहां मारपीट शुरू हो गई। वो दो तरह के हैं। एक तो हिस्सा वो जो पैसे लेके जाता है, वो नहीं भगाया जाता। एक हिस्सा वो है जो यहाँ की कठिनाइयों से बहुत कम पैसे वाला है, जमीन है, थोड़ी सी नौकरी है, या पिता को फंड का पैसा मिला है, किसी तरह से उसके पास 1-8 करोड़ है जमीन का या उसका सबका, या 50 लाख भी है, तो वो किसी एजेंट के यहाँ फंसता है, वो उसे सब जबाग दिखाता है। कुछ राज्यों में ट्रेंड है, जैसे पंजाब है, केरल है। केरल में तो खैर अफर्मेटिव ट्रेंड आप कह सकते हैं, लेकिन पंजाब में बड़ा निगेटिव ट्रेंड है कि वहां से हर घर से कोई न कोई बाहर गया हुआ है, और कई जगहों पे उनकी बड़ी तादाद है, और वो भागने की इच्छा वहां बहुत है। तो लोग अपने इनके हाथ फंस जाते हैं जो ये एजेंट होते हैं, और वो इन लोगों को, वो कबूतरबाजी जो कहलाती है, उसमें उन लोगों को बहुत कठिनाइयों से वो कहीं पहुंचते हैं। बहुत से लोग उसमें से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, फिर डिपोर्ट हो जाते हैं, या वहाँ जेलों वेलों में डाल दिए जाते हैं, जिनका कोई देखने भालने वाला नहीं है। वो जब कमा के डॉलर भेजते हैं तब तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा पूल बढ़ रहा है। लेकिन जब वो कठिनाई में होते हैं तो हम उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे इस सरकार ने किया। जब अमेरिका हाथ पैर बांध के लोगों को यहाँ सैनिक जहाज से फेंक गया, तो हमने बिल्कुल उनकी ओर से मुंह उधर कर लिया और उन्हीं को दोषी ठहरा दिया। टीवी चैनल भी नहीं पहुंचे उनका हाल नहीं नहीं, पूछने। हमने, वो तो जो सरकार कहती है वही टीवी चैनल कहते हैं। उन्होंने भी बताया ये कितने गलत आदमी है, ये तो बदनाम कर रहे हैं देश को और ये कर रहे हैं। तो ये रियलिटीज है हमारी। जी। पिछले 10-15 दिन में अगर आप चेक करेंगे तो भारतीयों के साथ यूरोप में, अमेरिका में जो, खासकर यूरोप में जो हादसे हो रहे हैं, उनको बेवजह मारा जा रहा है। उनकी प्रताड़ना हो रही है, और ये आम लोग कर रहे हैं जो किसी संगठन से नहीं आ रहे हैं दिखते हुए, मगर कर रहे हैं भारतीयों के साथ। और उसमें भारत के कोई भी हो सकता है। हमारी शक्ल, हमारी जिल्द, हमारे बालों का रंग से वो तय कर रहे हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जो बच्चे विदेश जाने का सपना देखे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उन सब के लिए मुझे चिंता होती है कि उनकी सुरक्षा का सवाल है ये विश्व में। ये देखिए, आर्थिक स्थितियां सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से सारी दुनिया में कठिनाइयों में गई हैं। जो नीतियां पिछले, मैं कह सकता हूँ, रेगन और थैचर के ज़माने में जो शुरू हुई, जिस तरह से ये धन का पोलराइजेशन शुरू हुआ, उसने अब दुनिया को इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि या तो वो एक लड़ाई में जाए, फिर से कोई विश्व युद्ध जैसी चीज़ हो। लेकिन अब हथियार ऐसे बन गए हैं कि विश्व युद्ध करने का मतलब विश्व की समाप्ति होगा, तो वो करने में थोड़ी हिचक है। लेकिन इसके बावजूद उसमें भी जा सकते हैं, वरना लड़ाई जैसा माहौल तो है ही है। आप देख ही रही हैं भाषा, नेताओं की भाषा, हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में, और खासकर सबसे बड़े देश, आर्थिक रूप से सबसे बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति की जो भाषा है विभिन्न देशों के बारे में, जिस तरह से वो लगभग ब्लैकमेल कर रहा है, सारी अर्थव्यवस्थाओं से टैक्स बढ़ा के कुछ निचोड़ने की कोशिश में है, जबरदस्ती अपने को फिर से री इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, जिसमें वो पिछड़ गया था चीन से। तो ये सब चीज़ें ऐसे हो नहीं पाएंगी जैसे वो चाह रहा है। लेकिन उसका नतीजा ये है कि सारी दुनिया में कोलाहल मच गया है। तो अब कहाँ कहाँ से कर्टेल करें? एक हिस्सा वो भी है जो आप बता रही हैं कि लोगों को भगाने के नाम, उनको भी तो एक दुश्मन चाहिए ना। एक लोकल चुनाव लड़ने के लिए दुश्मन चाहिए, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहिए जिससे वो दिखाएं कि हम सफल हैं। तो दो चाहिए उनको, तो दोनों को लेने के चक्कर में इस तरह से गरीब मारे ही जाएंगे। इसमें एक पहलू और है सिंह साहब कि जो थोड़े बहुत टेक्निकली क्वालिफाइड लोग थे, या थोड़े बहुत नहीं, ठीक से भी होंगे, हाँ हाँ। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड किए हैं गोरों के साथ। जी। और गोरों के बीच में ये एक पहल अब ये आ गया है समझ में उनको
कि भारत के ये लोग हैं जो अपना नाम और एक्सेंट बदल के हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन। वो उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय लोग हैं। तो ये जो हमारे देश में रोज़गार की जो कमी है, लेकिन टैलेंट भरपूर है। अगर टैलेंट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी स्किल जिसके पास है और वो बेरोज़गार है, वो कहीं तो अपना टैलेंट का इस्तेमाल करेगा। तो ये हो रहा है और उसकी वजह से भी एक छवि हमारी ख़राब हुई है। जो स्कैमर्स हैं, वो सबसे ज़्यादातर भारतीय हैं। फिर अच्छे भले लोग भारत से वहाँ जा रहे हैं, 7 घंटे टारगेट में घूम-घूम के चीज़ें जमा करके और चोरी करने महिला वो पहुँच गई हैं। समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर जो एक इंटीग्रिटी, जो पर्सनल इंटीग्रिटी और डिसेंसी का सवाल है, वो क्या है? हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हम पूरे राष्ट्र को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वहाँ जाके। जब वो पकड़ी गई हैं, हर इंसान शर्मिंदगी, और जो वहाँ रह रहे हैं वो भी, जो हम लोग हैं वो भी, हम सब शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिए, हम जो यहाँ हैं वही वहाँ है एक्चुअली। वहाँ जाने पे कुछ हम में चीज़ें बदलाव आती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इनहेरिट करके जो ले जाते हैं वो रहती हैं। ये चीज़ जो है, जो आपने बताई महिला वाली, ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हैं जिसमें बहुत से मामलों में हमारे यहाँ के ऑफ़िसर्स विदेश गए हैं, तो पता चला कि उनकी बीवी या उन्होंने इस तरह की छोटी-मोटी गलतियाँ की, और वहाँ चूँकि हर चीज़ पकड़ी जा सकती है, वो पकड़े गए, वो बदनामियाँ हुईं। अब जो आप बता रही हैं दूसरी चीज़, पूरे साउथ एशिया में हमारे लोग जो हैं, वो तुलनात्मक रूप में, चूँकि हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम रखा था, तो गुलाम रखने की वजह से हम में एक 5-7% का अंग्रेज़ी बोलने वाला क्लास पैदा हो गया था। ये जो हमारे आईटी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन है, इसकी वजह वो थी कि हमें गुलामी में वो भाषा मिल गई थी हमारे एक हिस्से को। तो इस हिस्से ने उस एक्सेंट को दुनिया में दूसरे लोगों से, चीनी उन्हीं को, जापानीज वगैरह को, कोरियंस को देर लगी वो एक्सेंट, अब भी नहीं है उनकी वैसी। हमारी एक्सेंट उनसे ज़्यादा करीब है। लेकिन हम जब गुजरात में एक नकली बैंक चला सकते हैं, नकली दूतावास चला सकते हैं गाजियाबाद में, तो हम तो बहुत इन्वेंटिव हैं। और नकली आईपीएस, हाँ, नकली आई रोज पकड़े जाते हैं। तो हम ये गलत काम करने में, इन सब चीज़ों में, भाई एक बहुत बड़ी आबादी हमारी, आप कह सकते हैं कि जीविका की तलाश में गलत कामों की ओर है उन्मुख। तो वो गलत काम सिर्फ सीमा में रह जाएंगे भारत की, ऐसा संभव ही नहीं। वो तो सीमा फैलाएंगे ही। हम अपने कैरेक्टर के साथ जाते हैं हर जगह, तो हम उस कैरेक्टर के साथ वहाँ मौजूद हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीय सिर्फ इसलिए जाने जाएं कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में करते हैं, बहुत अच्छा उनका अदरवाइज कैरेक्टर है और न्यूसेंस नहीं है। ये सब था हमारा, लेकिन अब हमारा ये वाला भी लीजिए, आपने हमारा वो वाला लिया, हमारा ये भी देखिए, हमारे पास ये भी है। सिंह साहब, जो नकली दूतावास है उसमें 4-5 कंट्रीज नए बनाए गए थे। उसमें एक कंट्री का नाम था लंदनिया। अरे साहब, अभी बिहार से आया है कि ट्रम्प साहब के नाम का शायद घर का प्रमाण पत्र या जाति का प्रमाण पत्र कुछ बन के आया है। हाँ? कोई प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र नहीं, शायद घर, उनके निवास स्थान का प्रमाण पत्र हाँ। ट्रम्प साहब का बिहार से बन के आया है। हाँ? हाँ, ये दिखाया गया कि वहां प्रमाण पत्र बनने के लिए आपने जो हरताएं 11 रखी है सर में, वो हरताएं बिल्कुल बन सकती हैं, 1 मिनट में बन सकती हैं। जैसे आधार कार्ड नकली बन सकता है, वैसे ही आप ये भी बन सकता है। अगर आप एक चीज को खारिज कर रहे हैं कि ये नकली बन सकता है, तो आप दूसरी चीज को कैसे कर रहे हैं भाई? जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को हम 11-12 साल में खोज न सके हो, विभिन्न कोर्टों में मुकदमों में फंसी हुई हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक प्रमाण पत्र के बारे में कि यही आखिरी है, यही सत्य है, इसके बाद सब असत्य है और इससे सब ठीक हो जाएगा? तो वो दिखा रहे हैं वो कि देखिए साहब, जो जो आपने मांगा है, नकली पासपोर्ट पे हमारे रोजी गैंग पकड़े जाते हैं, तो यही सब तो मांगा है आपने। तो ये कौन सी चीज है जो नहीं, इस देश में नकली नहीं बन सकती? तो इसकी वजह से आपने 2 कागज खारिज कर दिए और 3 कागज एक्सेप्ट कर लिए। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है बिहार। कमाल है। हाँ ट्रम्प का हाँ हाँ, क्यों? पहचान पत्र, किसी का बनवा सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज नल एंड ऐसा वॉइड है। गुजरात से आ गया था किसी जज के नाम पे, ये अबुल कलाम साहब के नाम पे पहले इस तरह से कागज बन के आए हुए हैं। नोटिस आया हुआ है कोर्ट का, लोअर कोर्ट से नोटिस जारी हो गया था अबुल कलाम साहब के नाम पे। तो ये सब देखिए, जब एक बहुत बड़ी आबादी बहुत ही डिप्राइव्ड है और भ्रष्टाचार इस चरम पर है, तो वो कागज थोड़ी देखते हैं, वो रिश्वत देख रहे होते हैं। ओह, निचले स्तर पर 100-200 रुपए में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं,
वो नहीं जाती, तो कंटिन्यूअस हो रही हैं। अब भारत के वोटर ये सारी चीज़ों गड़बड़ियों को देखते हुए जो पूरी एक्सरसाइज है सर वाली एसआईआर, इसको कहाँ ले जाके चैलेंज करें? तो क्या मतलब रास्ता क्या है? जो एक रिचुअल है, एक वोट डालने का जो रिचुअल है, क्या उसमें भी ये हो जाएगा? देखिए, जहां कर सकते हैं वहां सब जगह चैलेंज है। आज भी उस पर सुनवाई हुई है, कुछ फिर निर्देश वगैरह होते हैं, लेकिन हमने जैसे कहा ना कि हम बहुत सारे मामलों में नतीजों तक नहीं पहुंचते। जैसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, हम सेबी में वो मैटर गया तो उसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हमारे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट पर सारी दुनिया में हलचल हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ इसके पहले जो रिपोर्ट्स आई, पनामा पेपर्स आए, अन्य पेपर्स आए, उसमें पूरी लिस्ट आई। पेगासस तो खैर वो जासूसी करने का यंत्र है, उसके बारे में हमारा एक फैसला हो गया कि नहीं है, और सब सारी दुनिया में आता है कि है, लेकिन चल रहा है। रफाल का मैटर, तो इन सारे मैटर्स में यही तंत्र है, यही सिस्टम है जिसमें हम कहीं नहीं पहुंचे, तो हम एक और मामले में कहीं नहीं पहुंचेंगे। चल रहा होगा, कुछ जांच हो रही है, कुछ मतलब कुछ आदेश हो जाएंगे, उनका पालन नहीं होगा, फिर हम आएंगे उन्हीं इदारों में, फिर उनका भी पालन नहीं होगा, फिर कोई एक आ जाएगा जो उसको सही ठहरा देगा, ऐसे ही कुछ चलता रहेगा। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि एवरी न्यू पीएस मींस मोर क्राइम्स। हर नया थाना मतलब ज़्यादा अपराध, क्योंकि हर नया थाना हफ्ता वसूली, और फिर वो थानेदार का जो पोस्ट है वो ऑक्शन होती है, और फिर सीनियर्स तक जाता है वो पूरा। तो स्कूल्स तो बंद किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर जब स्कूल बंद किए जाएंगे क्राइम बढ़ेगा, तो थाने ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। हम एक प्रॉपर क्रिमिनलाइजेशन के ज़रिए एक तरह की इकोनॉमी में चले गए क्या? एक और मैं इसमें जोड़ूँ, एक अभी एक वायरल था है एक नहीं, मैं मुस्लिम महिला से। इसका उत्तर दे दूं, फिर आप वो जी, जी, जोड़िएगा, वो जी। जरूरी है, चूंकि यही पिछले 10-11 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ पुलिस की सरकारी भर्तियां बढ़ी, पुलिस और सुरक्षा बलों की। अच्छा। हाँ, इस आंकड़े पर सबको जाने की जरूरत है, इसके डिटेल्स निकाल के आने। अभी मुझे हाल में किसी ने बताया, एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया, स्टेट को अब सिर्फ पुलिस की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, और इसीलिए बहुत सारी स्टेट सब पुलिस स्टेट में बदलती जा रही हैं। उनको कोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं, वो अपराधी को पकड़ के टांग में गोली मार देते हैं या जान से मार देते हैं, जिसको मारना होता है। जिसको नहीं मारना होता उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। एक रेपिस्ट और मतलब मर्डरर, कन्विक्ट, उसको रोज पेरोल मिलती है हरियाणा में, पूरा देश देख रहा है, किसी को शर्म लाज नहीं है इस देश में। 40 दिन की पेरोल। नहीं, एक दिन एक बार नहीं, पूरी लिस्ट है, 20 बार मिल चुकी है और अगले 20 बार मिलेगी, और जिसकी वजह से दंगे हुए और उसमें दर्जनों लोग मारे गए, तमाम संपत्ति जली, और जिसके ऊपर ऐसे ऐसे हीनियस आरोप है कि जिस आरोप पर मतलब उनका विवरण पढ़ने पे शर्म आ जाए, लेकिन इस पूरे समाज में कोई हलचल नहीं है। हम क्या हो गए? पेरोल 1-2 दिन का खुलेआम कोई पार्टी ऐसा कर रही है, दादागिरी से कर रही है, रोज कर रही है, हर चुनाव में कर रही है, और बिना चुनाव के भी कर रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जिस तरह के पेरोल को जानते थे, 1-2 दिन का पेरोल, कि किसी कोई परिवार में मृत्यु हो गई है या परिवार में कुछ रीजन है उस वजह से। और ये हो गया कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपके मुकदमे ही विड्रॉ कर लेंगे, हम सीधे अपने खिलाफ मुकदमे खुद ही विड्रॉ कर लेंगे, आप क्रिमिनल है ही नहीं। बिल्किस बानो में हुआ ही बहुत सारे मामलों में, एक आध मामलों में जिसमें पुलिस वर्सेस स्टेट आ जाता है, और उसमें कोई ऑफिसर हिम्मत कर लेता है, जैसे वो एक इंस्पेक्टर को मारे जाने वाले मामले में सजा हुई, सुबोध जी के मामले में, चूंकि उस समय जो एसएसपी थे उसने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, उसने रजिस्ट किया और ठीक से इन्वेस्टिगेट करके ढंग से चार्जशीट कराया था, इसलिए उसमें जो पूरा पुलिस प्रशासन अंदर अंदर एकदम खिलाफ था, तो एक रेजिमेंट के तौर पे वो लड़ा, तो इसलिए उसमें फैसला आ गया। वरना हर मामले में जिसमें ये लोग हैं, या तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखने में, जैसे कांवड़ियों के मामले में उन्होंने खुलेआम पीटा सबको, गाड़ियां तोड़ दी, होटल तोड़ दिए। ज्यादातर मामलों में ऐसे मुकदमा लिखा गया कि उनको जेल तक न जाना पड़े, थाने से ही छूट जाएं या पकड़े ही न जाएं, और बहुत सारे असंख्य मामले लिखे ही नहीं गए।
तो इतने आश्वासन के बावजूद आप कह रहे हैं लोगों की तादाद कम हो रही कांवड़ में। इसलिए कि उससे बड़ा सवाल उनके घर पे मौजूद है ना, उनके विमर्श में मौजूद है, उनके ये एक दौर ऐसा भी, ये जो दौर हमारा है इसमें जैसे पिछली बार मैंने बातचीत में कहा था, और वो है कि जब आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं या कठिनाइयां किसी भी किस्म की बढ़े, तो हम संकुचित होते हैं। तो संकुचित होके कहाँ जाए? सबसे बड़ा ठीक है देश में संकुचित हुए, उससे नीचे आए अपने धर्म में हुए, धर्म से नीचे आए जाति में हुए, गांव में हुए, कस्बे में हुए, रीजन वगैरह में हुए, तो हम छोटे होते जाते हैं, बौने होते जाते हैं। तो अब वो जाति, वो जो एरिया है उसमें बहुत कंस्ट्रेंट है। सभी जातियों की अब राजनीतिक दल बन गए हैं, उनके सबके लीडर्स हैं, और जातियों में भी अगर दो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, दो अलग लिंग्विस्टिक्स हैं, तो वो अलग अलग बन गए हैं। ये सब बन रहे हैं क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। लेकिन 5 किलो राशन दे रही है सरकार, तो ज़िंदा तो सब रह लेंगे और बीच-बीच में ये एंटरटेनमेंट भी रहेगा, तो आप मुझे लगता है इससे सर्वाइव करेगी सरकार भी और समाज भी। देखिए सरकार तो फिलहाल जैसा मैंने कहा पुलिस उसने भर्ती कर ली है, सीआरपीएफ वगैरह की बटालियंस बढ़ती रहती हैं, सीआईएसएफ की बटालियंस बढ़ी हैं, हर राज्य में पुलिस की भर्ती हुई है एक्स्ट्रा। तो वो सब इसको चलाने के लिए सब, इसलिए सब जगह ये खबरें आ रही हैं लगातार कि अब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसने की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। किसान, जवान, बेरोजगार सब पीटे जा रहे हैं लाठियों से। अब ये समाज कुछ वर्षों तक लाठियों से, पिटाई से चल सकता है। लाठियां बढ़ा ली गई हैं, लाठियां पीटेंगी, तो हर जगह से पिटने की खबरें आती रहे और आती रहेंगी। अभी ये पिटेगा कुछ दिन तक ये समाज। हाँ, तब तक पिटेगा जब तक नौकरी माँगने वाला शिक्षित वर्ग मौजूद है। अभी जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षित वर्ग जब खत्म हो जाएगा, नौकरी वही माँगता है जो एलिजिबल होता है, जिसके पास कोई डिग्री हो। जब डिग्री नहीं होगी और शिक्षित वर्ग नहीं होगा तो वो कुछ माँगेगा नहीं। जब माँगेगा नहीं तो पिटेगा नहीं, तो ये ठीक नहीं हो नहीं, जाएगा। कुछ न कुछ तो मांगेगा, नौकरी नहीं मांगेगा तो कुछ और मांगेगा। मांगना तो 5 किलो इंसान, राशन तो मिल ही रहा नहीं है नहीं, वो 5 किलो राशन है, वो उस ये सब चीजें और भी वो भगवा कलर की शर्ट भी, टी-शर्ट भी मिल जाती है वो रैलियों मिलती में। है, लेकिन देखिए कम हुई है। वो शर्ट तो मिल ही रही है, शर्ट मिल रही है, फूल बरस रहे हैं, पैर दबाए जा रहे हैं, लेकिन संख्या कम हो रही है। तो ये चीजें इन वो उन चीजों से कमजोर है ये चीज। आपको उस जनता पे बिल्कुल विश्वास नहीं बचा जो ये कह रही है कि वो हमारे भगवान हैं और हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर वो बने रहें बस, और कितने भी किलो का राशन होगा और कितना भी महंगा पेट्रोल होगा हम लेंगे। ऐसी एक आर्टिफिशियल जनता हमेशा रह सकती है, भविष्य में भी हमें मिलेगी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इस तरह की एक समाज का एक हिस्सा तो है जो उनके साथ है, इस सब के बावजूद, इसके बावजूद कि उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसके बावजूद कि उसके पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल गया है, जो उसके गाड़ियों की उम्र कम कर रहा है, उसकी कठिनाइयों को बढ़ा रहा है, इसके बावजूद कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं है और मौका मिलते ही वो भी देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो रहेगा उनके साथ, उनके लिए कुकर्म भी करेगा बहुत सारे, जो सोशल कुकर्म है जिनकी वजह से वो सफल होते हैं, वो सब भी वो करेगा। यानी किसी को इंटिमिडेट करना, फोन करके गाली देगा किसी को, हमारे जैसे लोगों को जो सरकार से सवाल करते हैं, वो सब करता हुआ वो मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये सच उससे बड़ा है कि ज्यादा लोग जो विभिन्न कारणों से डिप्राइव किए गए हैं, वो अपने सवाल के साथ गायब नहीं हो जाएंगे। जब तक उनमें सांस है वो सवाल रहेंगे और बड़े होंगे। एक रोचक फैक्ट मैं बताऊं, आपने भी पढ़ा होगा, वो जो 20% एथेनॉल मिल रहा है वो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी गडकरी साहब की है। जरूर इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत सारा आता रहता है, कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। मुझे इसमें कोई अभी मेरे पास ऑथेंटिक कुछ नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा एकदम ना हो। ये हो सकता है कुछ एग्जेजरेशन किया गया हो, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा विश्वास करना भी आसान नहीं। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास डंकी रूट से जाने का पैसा है, वो तो वेस्ट जाएँगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के नौजवान धर्म रक्षक नौजवान हैं, वो नौकरी वगैरह के लिए नेपाल वगैरह जाएँ, भूटान जाएँ, नेपाल जाएँ। हमारे देश के दक्षिणी राज्यों में सब कौन है? यही सब लोग तो सारे मीनियल काम कर रहे हैं। केरल वेरल में सारे सफाई वफाई के काम तमिलनाडु वाडु में हमारे लोग कर रहे हैं, बिहार यूपी से जाके। वो हमारे देश में भी दो तरह के राज्य बन गए हैं ना। एक राज्य है जो ग्रो कर रहे हैं
और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ यही कर रहा है, जो वोट दे रहा है और सरकार बना रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, बाकी वो झूठ पर आश्रित है। ये सब बातें अगर हमारा मतलब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया करता तो कितना अच्छा होता। हम लोगों को ये बातें करनी पड़ रही हैं, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पर वही मौलाना एक पकड़ के लाए जा रहे हैं और वो पिट रहे हैं। वो तो अब एक वेपन है, अब वो मीडिया नहीं है, वो एक वेपन है जो जनता के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है। वो हमारी पूरी सोच समझ को कुंठित कर रहा है, जहरीला बनाता है और हमें सूचनाओं से वंचित करता है। एक्चुअली उसका काम था हमें इन्फॉर्म करना, वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा, मिस इन्फॉर्म करके इन्फॉर्मेशन से वंचित कर रहा है। एक दूसरा टेंजेंट है, अभी धराली में बहुत भयानक हादसा हुआ है। पता नहीं, कुछ आंकड़ा नहीं मालूम है अभी, इस रियल आंकड़ा क्या होगा वहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनका। लेकिन एक और साथी हैं जो विशेषज्ञ हैं इस के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी, और वो पहाड़ से आते हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं रावत साहब, वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर धर्म का बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। उससे हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़ और हमारा पूरा इकोसिस्टम अब इतना प्रभावित हो गया है कि वो अब संभाल नहीं सकता, अब उसको नाश उसका हो ही जाना है। और ये वो पिछले हफ्ते मुझे बता के गए और ये हो गया धराली वाला, तो और ये लगातार हो रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? पूरा इकोसिस्टम जब चला जा रहा है इस तरह, उसमें सरकारी परियोजनाएं भी थी, थर्मल पावर था, डैम था, ये था, वो था, और बहुत ज्यादा पर्यटन था, बहुत बेबाक पर्यटन था। पहाड़ सबसे रियल सैंपल है एक्चुअली हमारे सोसाइटी के। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में सवर्ण आबादी बहुमत में है, सवर्ण हिंदू बहुमत में है। नहीं, वहाँ हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी मुसलमान भगाए जा रहे थे। वो तो मैं अब उस पर बात मुसलमान भी होंगे, मैं है थोड़े बहुत। दोनों जगह में सवर्ण आबादी के बहुमत में है। अच्छा। आज तक कोई दूसरा वहाँ किसी प्रतिनिधित्व में नहीं आया, यानी सवर्णों की ही वहाँ व्यवस्था रही है आजादी के बाद से अब तक हमेशा। यानी उनका ही सीएम है, उनका ही चपरासी है सब। और उन्होंने एक मॉडल आपको बना के दिखा दिया कि वो कैसे विकास करते हैं, कि उन्होंने इस देश को जो प्रकृति ने इतना बड़ा उपहार दिया था, हिमालय हमारा, उसको नष्ट कर दिया। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कैसे कितनी बेहतरीन चीज को बर्बाद कर सकते हैं। और आज जो है उत्तरांचल के बारे में जाइए, वहां किसी से भी पूछिए तो हर आदमी बताता है कि चीफ मिनिस्टर कितनी घूस लेता है। ओह, हाँ, तो वो तो ये सवर्ण सजातियों से ही ले रहे हैं घूस। अरे उसी सिस्टम में से ले रहे हैं जो सवर्ण सजाती पोषित कर रहे हैं। उसको कौन चला रहा है? ये वहां के अधिकारी आपको बता देंगे। अगले चुनाव की तैयारी है। नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने छोड़ दिया है, वहां सबके साथ, और नेताओं के बारे में वही है, सबके वही सब नारे लगते हैं। तो ये सब मिलके आप एक मॉडल स्टेट नहीं, आप एक केरल की तरह क्यों नहीं बना सके? तमिलनाडु ही बना लेते हैं। आपने उसे ये क्यों बना दिया कि वहां जो हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रही है, करना पड़ रही है? और ऐसी असंख्य रिपोर्ट्स हैं जो बेहतरीन रिपोर्टर्स हैं, सबने वहाँ की इकोलॉजी के बारे में रिपोर्ट किया है कि ये सब जो हो रहा है, ये 12 सड़क बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो विस्फोट कर रहे हैं, और जो और तरह तरह की चीज़ें, जो पेड़ काट रहे हैं, इससे सबसे आप वहाँ के पर्यावरण को ख़त्म कर दे रहे हैं, और ये सब दुर्घटनाओं को इन्वाइट कर रहे हैं। और हर साल अब इनकी बाढ़ आना शुरू हो गई है। हिमाचल में भी हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ, उत्तराखंड में भी। आप वहां से हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। जाहिर है, हाँ जी। पहले तो हमारा एक ही प्रदेश था। उन्होंने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। अभी हमारे जो वर्तमान है वो भी वहीं से हैं ओरिजिनली। नदियाँ, पहाड़, जंगल सबके होते हैं, किसी एक धर्म विशेष के, जाति विशेष के, समुदाय विशेष के नहीं होते हैं। लेकिन एक ही धर्म का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन पहाड़ों पर, नदियों पर।
और जो बहुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली आरतियाँ होती हैं, जो और भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिससे ये पता चले कि योगा हो रहा है तो तट पे हो रहा है, किसी नदी के तट पे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इससे जो पूरा जो सरकारी तंत्र जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ करता है, उससे पूरा इकोसिस्टम एक बिगड़ जा रहा है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर के जो हमारा ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, ये क्या अदब में आ गई हैं, दबाव महसूस करती हैं, इसलिए नहीं कहती हैं? इस सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो ये हुआ कि जो इस तरह के संस्थान थे, सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने कंप्रोमाइज किया। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें वनों की संख्या घट रही है। सारी दुनिया अपने यहाँ पेड़ बढ़ा रही है। हमने पुराने पेड़ काटने की पूरी एक मुहिम चला रखी है। अभी बीकानेर से एक खबर आ रही कि वहाँ 3-4 जिलों में जहाँ सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पेड़ काटे गए। राजस्थान में पेड़ काटने की त्रासदी ये हुई कि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ गया, एक फील्ड रिपोर्ट है। और उससे फिर पूरे नागरिकों को कठिनाइयाँ बेशुमार। वहाँ 4-5, वैसे ही वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 4-5 डिग्री बढ़ जाने का मतलब आप सोचिए, जीना दूभर हो जाएगा। प्रलय है ये तो एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ सोलर फार्म लगाने के लिए आपने पेड़ काटने की इजाजत दे दी। ऐसे ही यहाँ अभी जहाँ हुआ है, यहाँ पे 2000 या 4000 देवदार के पेड़ काटे गए थे और 4000 अभी कटने के लिए लाइन में थे। हसदेव और आरे के जंगल का जो सवाल, हाँ, छत्तीसगढ़ में तो बेशुमार काटे जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब जो इस दौर में हो रहा है, दादागिरी से हो रहा है, चूंकि किसी संस्थान से आपको कोई रिलीफ मिलेगी नहीं। वो सब जो एनजीओज वगैरह लड़ते भिड़ते थे, उनको सबको इन्होंने अपंग कर दिया। सिर्फ आरएसएस और उससे जुड़े एनजीओज को पैसा मिलता है। तो वो एक ही चीज कर सकते हैं कि समाज को कम्युनलाइज करें, धार्मिक आधार पर विभाजित करें। तो वो वही काम करने में वही काम ज्यादा नजर आ ही रहा है। चारों तरफ वही काम हो रहा है। आरएसएस आदिवासियों के बीच में भी काम करते हैं, तो आदिवासी कल्याण आश्रम वगैरह जो उनके हैं, उसमें वो जंगल ज़मीन और ख़ासकर जंगल बचाने के अभियान में कुछ कोई कंपोनेंट नहीं है आरएसएस का, जब वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं आदिवासियों वो में। तो स्वदेशी वाला भी आंदोलन चलाते थे, आज कहाँ है वो। हम्म, वो ऐसे बहुत से आंदोलन चलाते हैं जिनका मतलब बाद में खत्म हो जाता है। वो जहां भी करते हैं वो उसका उद्देश्य दूसरा होता है। वहां से वो ईसाई, चूंकि बहुत सारे हमारे आदिवासी और वो थे ईसाई मतावलंबी हो गए थे। उनका काम सिर्फ ये होता है हर जगह कि वो कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठा के दूसरे धर्म वाले को निशाने पर ले सकें और उस निशाने के आधार पर जो उनका राजनीतिक फोरम है बीजेपी, उसको ताकत दे सके। उनके सारे कर्तव्यों का अंतिम हल ये, अंतिम मतलब है वो स्टेट पावर पे आना, राज्य की सत्ता पे पहुंचने के लिए। ये सब सीढ़ियां हैं, वो सारे काम वही है। कहा जाता है समाज सेवा के लिए है, लेकिन वो एक्चुअली राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है वोट में। और वो हमेशा, चूंकि देश में आबादी में ईसाइयों की या मुसलमानों की या सिखों की तादाद कम है, तो अगर उनको दुश्मन बना लिया जाएगा तो एक बहुमत 80% आबादी में आप हमेशा सफल होते रहेंगे। तो ये सरल फार्मूला है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने दुनिया में इस्तेमाल किया है। उनके पास भी वो अनुभव है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण के मामले में गडकरी साहब का भी बहुत भयानक फुटप्रिंट है, जो उन्होंने ये जाल बिछाया है सड़कों का, उसमें कई लाख पेड़ कटे हैं, बहुत ज्यादा, कई लाख पेड़ बहुत कटे। ज्यादा। और अडानी साहब को जो ज़मीन दी जा रही है, तो अडानी साहब को जो ज़मीन दी गई उसमें भी बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं मतलब हसदेव इन के। लोगों को अगर इनके फैसले हैं या अडानी साहब के लिए फैसले हैं, तो वहां पेड़ बेचारे आड़े नहीं आ सकते। पेड़ों को तो कुर्बान होना ही होना है। क्या किसी भी तरह से ये इमेजिन किया जा सकता है कि ये जो लाखों पेड़ कट रहे हैं, माँ के नाम एक पेड़ जो लगवाया जाएगा उससे इसकी कोई भरपाई हो पाएगी? एक पेड़, इस तरह का पेड़ बनने में 100 साल लगते हैं उसको, जो काटे गए। अभी हम लोगों के जन्म में ये जो काट दिए गए, ये पेड़ नहीं बन पाएंगे। हमको, हमारी उम्र तो बिल्कुल पेड़ विहीन ही रहनी है। जो पेड़ हमारे से कट गए हमारे सामने, जिन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था या उससे ज्यादा उम्र के थे, और जो हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रहे थे। सारी दुनिया ऐसे पेड़ों को बचा रही है, उससे आगे नए लगा रही है कि वो उस उम्र को पा सके। लेकिन हम तो अब बिल्कुल अजीब दौर में हैं। और इस दौर की भरपाई तो कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि ये सब विशेषज्ञता के क्षेत्र है। मैं उतना बड़ा पर्यावरणवादी नहीं हूँ,
लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमारी सूचनाओं में आता है, हिला देने वाला है, डरा देने वाला है। कोई छोटा सा पेड़ मोहल्ले में अपने घर आंगन का काटे तो पुलिस आ जाती है और बहुत कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए ये समझ नहीं आता है कि ये कैसे, कहाँ से ये एनओसी लेकिन मिलता है? पुलिस से मिलके सब जगह पेड़ कटते हैं। एनओसी कहाँ से मिलता है जब पूरा जंगल उस उजाड़ा उस जाता है? उस कानून का सिर्फ लाभ पुलिस को ही है वहां की, और वन विभाग को है कि वो पेड़ कटेंगे लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, या वो ठेकेदार जो खरीदेगा वो पैसे देगा, और कट रहे हैं। अच्छा। बहुत शानो शौकत से हमने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन देखा था जी। और अब वहाँ फोर्स लगाई गई है अंदर। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये किस परिदृश्य की तरफ आपको ले जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर बेल्ट वाले लोग, बेल्ट वाले वर्दी वाले लोग अंदर पहुंच गए हैं? क्या अब विपक्ष के बोलने पर या जो मनपसंद ना बोले उसकी ठुकाई हो सकती है, वहाँ अंदर पिटाई हो जाएगी? हम लोग बहुत सारी अनहोनियां और बहुत सारी अप्रत्याशित चीजों को घटते हुए देखेंगे, क्योंकि जब इस तरह से सरकारें इस तरह के चुनावों को जीत के आएंगी, जैसी अब व्यवस्था हो गई है, जो चैलेंज है, जिस पर बात हो रही है, तो क्या कुछ होगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो हो रहा है ये भी हमें नहीं पता था। तो अब क्या क्या होगा वहां, तो ये उसी की व्यवस्था हो रही। जैसे मैंने बताया कि इस समय पिछले वर्षों में सिर्फ एक क्षेत्र में भर्तियां बढ़ी हैं, और वो है पुलिस, चाहे अर्धसैनिक बल हो और चाहे पुलिस हो। बाकी किसी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है, सब में जो संख्या थी कम हुई है। यही क्षेत्र हैं जिनमें वृद्धि हुई है। तो अब उनका आप रंग रूप संसद में भी देखेंगे, क्यों नहीं। अगर देश पुलिस स्टेट में बदल रहा है तो वो पुलिस का आप रोल, संसद कैसे उससे बच सकती है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या है इस बारे में कि क्या पुलिस को अंदर बुलाया जा सकता है? देखिए, जब उस तरह का हमला हुआ, आतंकवादी हमला तथाकथित, वो सब भी हुआ, तो भी ये नहीं हुआ था। तो अपने जो चुने हुए लोग हैं विपक्ष को हैंडल करने के लिए, क्या सत्ता पक्ष अंदर ये काम हो कर सकता है? नहीं, उसको तथाकथित नहीं, वो तो हमला हुआ था। तो नहीं, हम, अभी 2 नौजवान उन्होंने वो लगाए थे ना, नारे लगाए थे, तो उनको हाँ, पक वो भी एक बेवकूफ़ी थी की उन लोगों ने। वो तो हाँ। फैक्चुअल है, चूंकि वीडियोस हैं सबके, जी, वो जी। सब तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन ये आपकी बात एकदम सही है कि उस समय भी ये नहीं था, उसके बाद भी ये नहीं किया गया था। अब हुआ है जब कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अब इस समय बहुत सारी बातें ऐसी ही हो रही है जो अब नहीं है, जो बात नहीं थी लेकिन बात है। जी। ये जो आप बात कह रहे हैं, यही महसूस तो यही होता है। लेकिन आपका इतना लंबा अनुभव है, तो ये लगता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि नहीं, पीछे भी ऐसा हुआ था, हम इस दौर को एक बार निपट चुके हैं और हम बेहतर हो नहीं, गए? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा उदाहरण नहीं। लेकिन ये उदाहरण है कि अभी किसी बात पर खिन्न होके उपराष्ट्रपति महोदय को एकाएक हमने इस्तीफा देते हुए देखा। सरकार उनसे खिन्न थी कि वो सरकार से खिन्न थे कि क्या बात हुई। इसके पहले वो उनके बिल्कुल ब्लू आइड बॉय थे। तो अब मान लीजिए वो न इस्तीफा देते और उनको सरकार हटाना चाहती, तो हमें क्या मालूम कि क्या हो सकता था। ऐसी परिस्थिति कभी भी आएगी तो पता नहीं क्या होगा, और वो जाहिर है कि पहले नहीं हुआ होगा। लोग कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली आरएसएस के फोल्ड से नहीं आते थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अगर आरएसएस से आते तो ऐसा नहीं हो सकता था। आरएसएस के से आने वाले लोगों के अंदर एक दूसरी तरह की मजबूती और सपोर्ट सिस्टम होता है। जरूर आरएसएस एक विचार को प्रतिनिधित्व करता है और एक डिसिप्लिन को भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस विचार और डिसिप्लिन से निकले हुए लोगों में वो बातें नहीं हुई। जो जनसंघ था उसके जो अध्यक्ष थे बलराज मधोक, उन्होंने क्या किया था, और जो इस पार्टी के इसके पहले अध्यक्ष थे जो रिश्वत कांड में जेल में गए, तो आरएसएस बैकग्राउंड के थे। लेकिन वो तो निचली जाति के थे वो तथाकथित। भले थे, आरएसएस बैकग्राउंड के थे। बहुत सारे लोग आरएसएस बैकग्राउंड के ही हैं। आरएसएस के एक जो चीफ हुआ करते थे गुजरात में, जोशी जी, जिनकी सीडी बना के कहा जाता है कि वहाँ की बीजेपी सरकार ने ही बंटवाई, और वो आज तक बीजेपी के फोल्ड में फिर वापस नहीं हो पाए। हालांकि उनके घर के आसपास और उनसे मिलने वालों की हमेशा कतार रहती है, और आरएसएस के तमाम लोग उनसे मिलते रहते हैं और बीजेपी के भी मिलते रहते हैं, लेकिन छुप के। तो ये अस्तित्व चलता है। गोविंदाचार्य आज कहाँ है, उमा भारती कहाँ है, ये सब तो फोल्ड के ही लोग थे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें से निकल के उन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं, बयान दिए हैं। तो हर विचारधारा में ये सब हो सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप में एक विचार की जकड़ से आसानी तो रहती है, इसमें कोई शक मैं नहीं। इसलिए ये बात
पूछ रही थी कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या इसी तरह के एक दो और भी बड़े नाम हैं, क्या उनके लिए वो इतनी तन मन धन से लगे हुए हैं एक इस विचार के साथ, क्या उनके लिए कोई मजबूती नहीं है? क्या आरएसएस से नहीं आना बहुत बड़ा कारण रहेगा? नहीं, उनके बारे क्योंकि में नहीं अभी कहा है। अभी अभी देखिए, मोदी साहब की उम्र हो रही है और किसी को तो आना ही है, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत बुलडोज़र चलाए, ये सब किया और कानून लाए, रोमियो वाला कानून लाए और फिर उसके बाद लव जिहाद का कानून लाए, तो बहुत बदनामी उन्होंने अपने सर ओढ़ी लोकतंत्र को चोट पहुँचाने की। इसके बावजूद क्या उनके लिए कोई चांस नहीं है? नहीं, उनके लिए वो भले आरएसएस के नहीं थे, लेकिन ये हमेशा आता रहा कि आरएसएस चाहती है कि वो रहें। आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो उपयोगी थे। उसी तरह से जैसे एक बहुत समय तक बाल ठाकरे उनके लिए उपयोगी थे। शिवसेना जो थी वो आरएसएस से नहीं थी, लेकिन निपटा लेकिन ही दिया, वो आरएसएस से नहीं थे तो निपट उनके गए। बाद बाल ठाकरे जब तक थे कोई निपटाने की बात नहीं करता था और आपस में रिश्ते जितने अच्छे रखे जा सकते थे रखे गए थे। योगी आदित्यनाथ भी अपना उनका संगठन था, लेकिन वो उससे आगे बढ़ के जो कुछ आरएसएस करता या कहता है उससे आगे बढ़ के उसी काम को करते हुए कहते हुए मिलते थे। और जब मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने उनके दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में उससे आगे बढ़ के सब जो आप बता रही हैं किया कहा। निश्चित तौर पर आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनका रोल होगा, लेकिन क्या वो रोल प्राइम मिनिस्टर का ही है, ये हम आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्वीकार नहीं कर सकते। और अभी मोदी जी छोड़ रहे हैं, ये बात करना भी कोई लॉजिक नहीं है। मोदी जी स्वस्थ हैं और उनके जो समर्थक हैं जैसे निशिकांत दुबे हुए टाइप, वो तो उनको 34 तक देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग या अन्य बहुत सारे लोग या उनके आलोचक उस उनकी ही बनाई हुई वो लकीर जो 75 साल की है, जो सितंबर में पूरी हो जाएगी, उस पे उनको कसना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पे कसे जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रहेंगे वहाँ जहाँ है और शायद 29 का चुनाव भी लड़े। नहीं, नहीं, मैं तो बहुत दुआ कर रही हूँ कि वो बने रहें, वरना जो अगर टर्मॉइल आया और ये जो ये एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, तो उस चक्कर में ज़्यादा बड़ा हिंदू दिखने के चक्कर में मुसलमानों की ही चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। और तो मोदी साहब बने रहें और ये व्यवस्था कम से कम मोदी साहब का ये है कि विदेशों में जाते हैं, मुस्लिम राज्याध्यक्षों से लिपटते-चिपटते हैं और हाथ मिलाते हैं और उनको वहाँ से बड़े-बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, तो एक एक उनके मतलब एक्सपोज़र तो हुआ है ना। और गुजरात में भी वो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिनसे वो मिलते हैं, तो वो ये उस पूरे फ़ोल्ड में सबसे सेकुलर आदमी तो मुझे मोदी साहब ही दिखते हैं। तो अगर यही चले गए, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सही है कि जो इस समय पेरिफेरी बन रही है तमाम चीफ मिनिस्टर्स की, और उनमें जिस तरह का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में सब कोशिश, और उसमें जैसे कई ऐसे तत्व हैं जो आरएसएस फोल्ड के ओरिजिनली नहीं हैं, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर, तो ये सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा जी, एंटी मुस्लिम इनको करते करना हुए पड़ता है, हाँ। नज़र आते हैं। वो खतरा आपका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर आरएसएस या इनकी लीडरशिप मतलब इस तरह के किसी कंप्रोमाइज में जाएगी जिसमें वो किसी नॉन आरएसएस वाले को एक्सेप्ट कर ले, एक। और नंबर दो, उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि मोदी जी, शाह जी, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आरएसएस के बावजूद इसका अस्तित्व है, हाँ। और वो अस्तित्व इसका क्रोनिक कैपिटलिस्टों के ग्रुप में सबसे स्वीकृत होने, और उसमें बिल्कुल उंगलियां इनकी वहां हैं। और वो जो इनका कब्जा है, वो कब्जा इनकी जगह किसी और को बदलने देगा, ये अभी कहीं दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता। और अगर मोदी जी छोड़ेंगे भी, तो अगर कभी, अभी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद कोई ऐसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के अलावा उनके दिमाग में कोई दूसरा नाम होगा। इसमें ये भी एंगल देखें ना कि मोदी साहब का जो अपना क्लोज़ ग्रुप है, उसमें डोभाल साहब हैं, जिनका बेटा मुसलमान और पाकिस्तान वाले सब लोगों के साथ व्यापार में हैं, और शाह साहब हैं, शाह साहब का बेटा है, उसका भी एक एंगेजमेंट है। इसके अलावा अडानी साहब के जो इंटरेस्ट हैं, वो बांग्लादेश और इस तरह के कंट्रीज़ के साथ हैं। तो एक तरह से आप देखिए, मोदी साहब का फिर भी वर्ल्ड एक्सपोज़र है और उनके इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट को सेफगार्ड
कमांड करने के लिए उनको अपनी एक ग्लोबल इमेज बनानी होती है। उस ग्लोबल इमेज की वजह से वो नहीं कर सकते जो वो लोग कर सकते हैं जो कभी विदेश नहीं गए या विदेशों में जिनके कोई स्टेक्स नहीं हैं, जिनका ऐसा कोई क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं है जो बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में और कहीं जिसके वो हों, इंटरेस्ट हों। तो योगी साहब तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश केंद्रित हैं, तो उनको तो कोई इस तरह की लोक लाज और कोई लिहाज की बात करनी नहीं है। तो वो आएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत फिक्र की बात हो जाएगी। लेकिन क्या वो आने दिए जाएंगे, उससे बड़ा सवाल ये है। मुझे नहीं नहीं, शाह साहब का भी कोई फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर शाह साहब आते हैं तो भी मुझे लगता है कि दिक्कत तो है, लेकिन अमित शाह जी के बारे में हाँ नहीं, अमित शाह जी ये पूरी पार्टी वही चलाते हैं। अमित शाह जी 24 घंटे सचमुच में काम कर रहे होते हैं जी। वो डायबिटिक हैं, मुझे जैसी उनके बारे में जानकारी है, हालांकि उस पर उन्होंने बहुत योगा फोगा करके कुछ उसमें कंट्रोल भी किया है, लेकिन पूरी पार्टी हर जगह एक्टिविटी देखना, चलाना, देश विदेश सारी एजेंसियों से काम लेना यहाँ, तो वो चीज़ों से बहुत भिज्ञ हैं, वो ऐसा नहीं है। और ये लोग वो भी चूंकि उसी सेक्टर से आते हैं जिसमें पैसा है जी, तो पैसे की एक अलग भाषा और तमीज होती है। वो स्थानीय चीजों की जगह आप देख ही नहीं रहे हैं। मोदी जी ट्रंप के मामले में एक बयान तक नहीं देते, चाइना के बारे में एक बयान तक नहीं देते अपने नाम से। हाँ, तो ये अच्छा है तो ना कि रिश्ते बिगड़ नहीं रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये हुनर उनमें है, रिश्ते तो नहीं बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप उनकी एक भूमिका देश में देखते हैं जहां वो बिल्कुल मैचो छवि है, और दूसरे बिल्कुल उलट भूमिका बगल में चीन के मामले में देखते हैं और अमेरिका के मामले में देखते हैं, पाकिस्तान में आप उनकी बिल्कुल डिफरेंट भूमिका देखेंगे। तो ये जो कलाबाजी है ये राजनीतिज्ञों में होती है। तो ऐसा नहीं है अमित शाह जी में ये नहीं है, अमित शाह जी इसमें बहुत प्रवीण है। मैं ये सोच रही हूँ कि यही ग्रुप बना रहे, बस ये मेरी वो है, आकांक्षा है या उम्मीद मुझे है। लग रहा है आपकी उम्मीद ही कि हम लोगों को झेलनी पड़ेगी, वही ग्रुप बना हुआ है और वो रहेगा। हाँ, क्योंकि वैसे लोग अगर देखिए योगी साहब से तो अभी बहुत से ऐसे मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कट्टर हिंदू और सनातनी और हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, तो वो उनको नाउम्मीद हो चुके हैं वो मोदी साहब से। फिलहाल इस समय जब हम आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, योगी साहब के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने रहने का भी खतरा बना हुआ है कि वो उनको चुनाव 27 तक चीफ मिनिस्टर बनाए रखेंगे या नहीं। ये बहुत कॉर्नर्स ने मुझको कहा है। अब ये बात पहले तो बहुत कम कॉर्नर्स में थी, तो मैं सोचता था कि ये लॉबिंग होती है वो है, लेकिन अब बहुत जिम्मेदार कॉर्नर्स से बहुत बड़े लेवल पे ये आ रही है कि ये भी चल रहा है कि वो 27 से पहले योगी जी को ही चीफ मिनिस्टर रख के चुनाव लड़ा जाए कि नहीं। ये बहुत उच्च स्तर पर उसमें विचार के लेवल पर है, इसलिए वो बात तो बहुत ही पीछे चली गई कि वो प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट करेंगे। थी वो बात बहुत बड़े पैमाने पे थी, उनकी बड़ी स्वीकृति थी, सारे देश भर से उनको बुलाया जाता था, क्योंकि वो उस भाषा को उस समय सबसे ज्यादा जोर से कह रहे थे जो उस वाले क्राउड को पसंद आती है। लेकिन इस समय बिल्कुल दूसरी बातें हो रही। तो वो जो मैं जो कह रही थी कि वो अगर आरएसएस से नहीं आते, आप देखिए डॉक्टर तोगड़िया का क्या हुआ, वो आरएसएस से नहीं आते तो उन्होंने अपनी अलग संस्था बनाई डॉक्टर थी। तोगड़िया आगे आरएसएस से थे, ऐसा नहीं। आरएसएस से थे? हाँ। अच्छा। वो तो मैंने कहा ना कि आरएसएस में होते हुए, जैसे जोशी जी को आरएसएस के ही इंचार्ज थे गुजरात के, और उनको वहां घुसना बंद हो गया था, वो ऐसा नहीं है। देखिए यशवंत सिन्हा साहब, अरुण शौरी साहब, ये सब लोग आरएसएस के नहीं थे। सतपाल मलिक साहब, ये सब आरएसएस के तो नहीं। ये तो छट गए ना फिर। ये तो पहले ही निकल आए थे, ये लोग तो दूसरे लोग थे। नहीं, इनको जगह नहीं मिली, निकल के आए थे। अगर जगह मंत्रिमंडल में मिलती तो कौन निकलता है। ये भी आप कह सकती, ये इस बात से मैं बहुत असहमत नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर इनको जगह मिलती तो शायद ये वहां भी होते। यस, लेकिन ये लोग तो संघ के नहीं थे।
तो मेरे एक गेस्ट ने ये बात कही कि डरिए उस वक़्त से कि जब मोदी साहब चले जाएँगे, उनके 75 साल हो जाएँगे सितंबर में, और उसके बाद वो आ जाएँगे जो नेक्स्ट इन लाइन है, जिनको हिंदू राष्ट्र का सबसे ज़रूरी नेता माना जा रहा है पब्लिक में, जिन्होंने अपनी वो छवि बना ली है, तो आप डरिए उससे। तो मैंने बहुत गहराई से सोचा और मुझे लगा कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ये ना समझें कि हम बड़े स्मार्ट हैं, इनकी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करके हम कुछ भला नहीं कर रहे हैं, अपने ही ऊपर मुसीबत बुला रहे हैं। कल को अगर वो आ गए तो क्या होगा? देखिए, ऐसी स्पेकुलेटिव चीज़ें हैं ये, लेकिन इनमें बहुत सा आधार होता है, इसलिए इन पे स्पेकुलेशन किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है, जो हुआ ये एंटिसिपेट नहीं किया था इस देश ने, हो गया है, तो कहीं वो भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, होगा तो फिर सबके लिए होगा। आपके जहाँ आप रहते हैं उस कस्बे में आपके यहाँ यूथ और उसके आस-पास जो सारे सवाल हैं, यूथ के सवाल, उसमें मैं उसकी शादी का सवाल भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब यूथ का शादी का सवाल भी जुड़ गया है। क्या चल रहा है? रोज़गार और शादी दोनों का बताइएगा। देखिए, एक तो ये हुआ है कि हम लोगों के समय में छोटी उम्र में शादियां बहुत हो जाती थी, अब वो कम हुआ है। मतलब ये समाज के हिसाब से है, अलग अलग जातियों में अलग अलग इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी दलित वगैरह में हो जाती है, लेकिन सवर्ण जातियों में उम्र बढ़ी है, एक तो इसलिए कि लोगों के पास काम नहीं है। अब ये हिस्सा लगभग 100% हो गया कि बिल्कुल काम नहीं है। मैं गांव में रहता हूं, तो लगभग सब खाली हैं, जितने नौजवान हैं एकदम खाली हैं। उनमें से करीब एक 20 से 30% क्रिमिनल बन चुके हैं, अरे! जो जेल जा चुके हैं, या जेल के मतलब जिन पे मुकदमे हैं वो छिपे हुए रहते हैं, पुलिस आती रहती है पूछने पाछने। यानी 20-30% हो गया, 50 की ओर बढ़ रहा है। अरे ये बाप! तो है, हाँ ये है। और लगभग सभी युवा, हम लोग के बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था, सभी शराब पीते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों का शाम का ये रहता है कि शराब का शगल कहाँ हो जाए। और बिल्कुल सिर्फ आवारगी हो रही है, सिर्फ आवारगी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पूरा पूरा रेवड़ खाली है, एकदम जॉब नहीं है। क्योंकि अब पहले ये होता था कि बम्बई उम्बई चले जाओ, वहां कुछ तो कुछ हो जाता था। अब उन सब जगहों से भी नो आने लगा है कि नहीं, यहाँ आके क्या करोगे, अभी हम ही काम नहीं मिल रहा, हम आए हुए 1 महीने से खा रहे हैं फलाने के यहाँ। तो अब वो सेंटर्स जो थे वो भी इधर लगातार एमएसएमई के पिटने के बाद ज्यादातर जगहों पे ये स्थिति है जी। इसमें सिर्फ वो कर पा रहे हैं, और जो लोग किसी किस्म का हुनर जिन्होंने पैदा किया है अपने अंदर, चाहे वो पंचर जोड़ना ही हो, चाहे वो घर बनाने का काम करने वाला हो, वरना सिर्फ लेबर का काम करने के लिए वो भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें भीड़ है हर चौराहे क्या पर। ये शिक्षित युवा हैं? सभी मेरा ख्याल है 10वीं 12वीं, और कई लोग ग्रेजुएट भी हैं इसमें से। तो इसमें जब पुरुषों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो महिलाओं को भी नहीं मिल रहा होगा? महिलाओं को तो एक समाज के, मतलब हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत सारे समाज में सवर्ण घरों की स्त्रियों को तो वैसे ही काम वो नहीं देते, उनको घर में रखते हैं। हमारे यहाँ ये भी है ना, खेती करने वाली जातियां हैं कुछ, जिनमें पुरुष स्त्री दोनों काम करते हैं, और कुछ जातियां हैं जो जमीन की मालिक तो है, लेकिन उनमें स्त्री काम नहीं करती, पुरुष काम करते हैं। और पुरुष भी बहुत ज्यादा मामलों में काम कराते थे, सामंत थे वो, इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो सोच समझ में भी थे। हालांकि आर्थिक स्थितियों ने वो चीज बदल दी है, जमीनें बिक गई हैं, बर्बाद हो गए हैं, जमीनों में कुछ होता नहीं है, चूंकि खेती तबाह हो रही है। तो अब तो वो और कठिनाई में है, लेकिन ऐसा था। तो जो काम करने वाली जातियां थी वही खेत में है, मजदूरी बढ़ गई है। समाज में परिवर्तन तो आया ही है पिछले 77-78 सालों में, ये कहने से थोड़ी बात बनती है। बहुत सब, एक दलित महिला जो है 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है उत्तर प्रदेश की, ये कोई छोटी बात है। और उनके आने भर से बहुत चीजों में फर्क आ गया है हमारे उत्तर प्रदेश में, और उसमें मजदूरी भी एक चीज है। तो वो उन सब चीजों ने अब उनके नौजवान में, वो नौजवान जो है सामंतवाद से रजिस्ट करता है, इसलिए वो पीटा जाता है, वो मूछ रख लेता है, वो घोड़ी पे बैठ के जाना चाहता है, डीजे बजाते हुए शादी अपनी करना चाहता है। तो उससे समाज के जो दूसरे हिस्से ने अपने दादा परदादा से सुना हुआ है कि हम इनको ऐसे ट्रीट करते थे, वो रजिस्ट, इसीलिए बहुत जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि साहब
मारपीट हो गई, ये हुआ, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। अब वो पीढ़ी उस तरह से नहीं, पहले होता था कि सवर्ण जातियों के लोग अगर गुजर रहे हैं तो दलित बस्ती में सब खाट से उठ के खड़े हो जाएंगे, बैठे हैं तो इधर सब नमस्ते नमस्ते करेंगे। वो पिछली पीढ़ी में था। अब की पीढ़ी का दलित जो है वो नहीं कर रहा है ऐसा, वो भीमसेना में रहता है। वो हाँ, अब अभी तो नौजवान बड़ी तादाद में भीमसेना में जा रहे हैं, जो बीएसपी से चूंकि अब मोह भंग हो रहा है तो उसमें से बहुत सारे लोग अब दलित सेना की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती होती है उसमें निकलते हैं दलित खूब जोश में, उसमें इसी के नारे लग रहे हैं। वहां तो सामाजिक न्याय की चेतना भी होगी। दलितों में सबसे ज्यादा है एक्चुअली। सामाजिक न्याय की जो बुनियाद है और जो चर्चा है और जो साहित्य है, जो कल्चर है, वो दलित ही लाए और उन्हीं ने बढ़ाया इसको। पिछड़ों में तो बहुत पीछे था मामला, कुछ पिछड़े हैं हर जगह, सांकेतिक तौर पे ललई यादव वगैरह थे, लेकिन उतनी तुलनात्मक रूप में नहीं बढ़े। मंडल कमीशन आने के बाद उनमें उस तरह से और ज्यादा ग्रोथ हुई, ये सही है। अब बहुत सारे लोगों को नौकरियां वगैरह भी मिल गई, तो उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व वहां बढ़ा। लेकिन ये सोच के तौर पर नीचे से दलित हिलाए इस सवाल को, क्योंकि वो एकदम सबसे निचले थे और वो बहुत सारी ऐसी चीजों के शिकार थे जो पिछड़े नहीं थे। जैसे वो छुआछूत के शिकार थे, अस्पृश्यता के शिकार थे, मंदिरों वगैरह में न जाने देने के शिकार थे, उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं थे, सबसे ज्यादा उनमें कठिनाइयों में वो जीवन जी रहे थे। उनके साथ अपराध बहुत होते थे जिसको रजिस्टर नहीं किया जाता था या उनमें कोई न्याय नहीं होता था। वो सब बहुत बदला है। अब वो लगभग हर मामले में एफआईआर तक जाने की कोशिश करते हैं। इस दौर में उसको उलटने की बहुत कोशिश हुई है। योगी जी के ज़माने में सामंतवाद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश सवर्ण जातियां कर रही हैं, लेकिन वो संभव नहीं है और वो बहुत जल्दी उसका प्रतिकार होगा। वो हो रहा है, नीचे से विरोध हो रहा है। हालांकि उन पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, इधर बहुत बढ़े हैं, उन पर अत्याचार बढ़े हैं इस दौर में, इसलिए कि वो रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा बढ़ रहा है मात्रा में। जितना उन पर जुल्म हो रहा है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये था कि अगर सवर्ण पुरुष और स्त्री दोनों ही बेरोजगार हैं और दोनों ही के पास कोई जीवन यापन का कोई तरीका नहीं है, ऐसे में इन युवाओं की शादियां क्या आपस में हो रही हैं? दो बेरोजगार हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जगह रहते हुए कुछ खा तो रहे हैं, जिंदा तो हैं। क्या क्या गठजोड़ हो रहे हैं, गठबंधन हो रहा है? मैंने कहा डिलेड हुई हैं और डेफर भी हो रही हैं। ये डिलेड हुई हैं, बचपन में हो जाती थी, सवर्णों में अब नहीं हो रही हैं। कोशिश की जा रही है किसी रोजी रोटी में लग जाए तब करें, इस इंतजार में वो अधेड़ हो जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में ऐसी हम एक बड़ी भीड़ देखेंगे जो अधेड़ होगी और नहीं, जो शादीशुदा नहीं होगी और अधेड़ हो चुकी होगी और उससे आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये रुक रही है। लेकिन वो लड़कियों के लिए भी हो रहा है, वो भी अधेड़ हो जा रही हैं, वो भी संघर्ष कोशिश कर रही हैं। उनके लिए तो सबसे ज्यादा कठिनाई तो स्त्री जाति के लिए है। मैं तो हमेशा तो कहता हूँ ये तो सबसे आसान है ना कठिन सर, तो वो है। बेरोजगार लड़के से शादी अगर वो कर लें, दहेज का भी परेशानी नहीं इतनी। बेरोजगार क्या दहेज मांगेगा? वो शादियां तो परिवार पर होती है ना, बेरोजगार तो वो है। तो पिता, लड़की के पिता के लिए तो सुनहरा मौका आ गया ना कि बेरोजगार लड़के से शादी कर दो, दहेज मांगने की उसका मुंह ही नहीं है। हाँ, एक अजीब है जिसमें कठिनाइयों का एक समझौता हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है इस समय। भाई, जब साधन नहीं रहते तो सब उसकी तलाश में ज्यादा होते हैं जो चीज नहीं मिल रही होती। तो हर आदमी चाह रहा है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, अरे वो नहीं मिल जाए तो कोई नौकरी वाला मिले, कुछ करता हो, तो बंबई दिल्ली में कमा रहा हो, दुबई में कमा रहा हो। तो अब प्रायोरिटी इनकी है, आपने लेकिन कहा ठलुए ज्यादा है। हाँ, ठलुए ज्यादा हैं, और आपने कहा कि 20 से 30% लोग चले गए अपराध में। हमारे अपने गांव का मेरा आंकड़ा है, क्योंकि आसपास जनरली किसी न किसी हफ्ते खबर आ जाती है कि फलाने जो है वो बंद हो गए या फलाने वहां वो कांड कर दिए, पुलिस ढूंढ रही, फरार है। आप ये कह रहे हैं इनको पुलिस ढूंढ रही है, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सीमा तक तो है ही है कि जो मामले दर्ज हो जाते हैं उसमें पुलिस इसलिए ढूंढती है कि पुलिस को उसमें पैसे मिलते हैं। अगर अगर आपके घर 112 नंबर एक होता है जो पहले 100 नंबर था पुलिस को फोन करने का, कोई झगड़ा हो जाता है तो उनमें से कोई एक पक्ष अगर 112 पे फोन कर देता है तो पुलिस की एक गाड़ी आती है, ऐसा सिस्टम है। तो वो जब गाड़ी आती है तो जिसने फोन किया है
उससे भी 500 कम से कम लेती है। जिसके खिलाफ किया है उसको तो ज्यादा देना ही है अगर मामला कुछ है तो अगर कुछ भी नहीं, एक झापड़ की बात है या गाली गलौज भी हो गई है और किसी ने एक दूसरे के छान मतलब वो झोपड़ वाला जो होता है उस पर ईंटा फेंक दिया है, तो इतने पर भी दोनों पक्षों को, जो उनके यहाँ 500 रुपया भी कई बार नहीं होता उसको मांगने वो किसी के यहाँ जाते हैं कि पुलिस खड़ी है, वो 500 देना नहीं तो पकड़ ले जाएंगे, तो दोनों को पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर एफआईआर तक बात पहुंच गई तो ये हजारों में है। एक और चीज का बड़ा ग्रोथ हुआ है जिसकी बात होनी चाहिए, बताइए। भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर है वो अब उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर कल्पना ही नहीं थी। कुछ इतना उदाहरण दे। पैसा लिया जा रहा है, इसीलिए तो आप देख रही हैं कि एक एक कांस्टेबल के घर में करोड़ों मिल रहे हैं, एक बाबू के घर में 20-20 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। करप्शन में अब जो पकड़े जा रहे हैं, और बाप रे, जो बड़े आईएएस अफसर हैं, जब मैं पत्रकारिता शुरुआत मैंने की थी, उस जमाने के जो बेईमान अफसर होते थे उनमें हम लोग ये जानते थे कि इन्होंने कुछ बंगले बना लिए हैं, कुछ फ्लैट वैट ले लिए हैं, कुछ जमीन उमीन खरीद ली, बस इतने से खत्म होते थे। अब के बेईमान अफसरों के बारे में प्रदेश में जो बात होती है, कोई 15,000 करोड़ का है, यानी हजारों करोड़ वाले बेईमान हैं। और अब ऐसा बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि किस जिले का डीएम या एसपी बेईमान नहीं है या पैसे नहीं ले रहा है। पहले ये चीज बहुत रेयर थी, यानी पहले मींस हमारी ही शुरुआत में, पत्रकारिता की शुरुआत में, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले यूपी में ऐसे बहुत रेयर नाम थे। एक बार ऐसा किया था, वहां के आईएएस अधिकारियों ने अपने अंदर 3 भ्रष्ट कुल चुने थे। पूरी यूपी में 400-450 होते हैं, हाँ, तो कुल 3 उन्होंने चुने थे। आज तो उनसे पूछूं कि मैं कि 3 ईमानदार के नाम बताओ तो वही लोग नहीं बता पाएंगे, बात होगी। और जिनको बेईमान बताएंगे वो हजारों करोड़ के बेईमान हैं। एक अभी बात उड़ी थी, उसमें कितना सच था कितना झूठ, लेकिन बात से वजन समझ लीजिए कि एक आईएएस अफसर के पहाड़ स्थित बंगले से 55 करोड़ रुपए उसके नौकर लेके भाग गए थे। 55 करोड़ कैश। साइज ऑफ करप्शन तो बेइंतहा है। ये कैश था उनके पास, ये कैश एक जगह था, ये तो इस समय जो करप्शन का साइज है ना, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी वाला दूल्हा तो महंगा होना चाहिए फिर, अगर ये है मामला। महंगा सरकारी नौकरी वाला लाखों का है। आईएएस वगैरह की तो कीमत अब 15-20 करोड़ की है, 10 करोड़ की तो होगी। आईएएस की शादी मुझे नहीं लगता 10 करोड़ से कम में कोई खरीद पाएगा, जो खरीदी हुई शादियां होती। लेकिन बेरोजगार हिंदू युवा जो प्रौढ़ हो रहे हैं, अधेड़ उम्र के हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो मैं ये सोची थी कि कुछ तो सिस्टम हो, कुछ आइडिया दूं मैं कि भाई बेरोजगार बेटी बेरोजगार, गैंग रेप करेंगे, यही तो सोडोमाइज समस्या है। करेंगे बच्चों को, वो जाने क्या क्या करेंगे। आपके यहाँ तो 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे हर साल उठाए जा रहे हैं देश में, जिसमें से 80% 75% बच्चियां हैं। गायब होने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है, ये क्या किया जा रहा है? और इसमें से मुश्किल से 30% भी वर्कआउट नहीं हो पाते। तो सारे आप तो छोटे छोटे शहरों में ब्रोथल चला रहे हैं इन बच्चों से। इन सब पे तो बात, हम तो अभी इन चीजों पे बात ही करने वाले नहीं बने कि आपके यहाँ 50% औरतें एनीमिक हैं, 40% बच्चों को, तो 50% बच्चे अब तो आ गया कि ये उनको, ये बातें हम लोग मनमोहन सिंह साहब के जमाने में रखते, हमारे टिप्स पे रहता था, कितनी एनीमिक हैं, कितने कुपोषण का शिकार हैं, कितने डिलीवरीज हॉस्पिटल नहीं हो के बाहर हो रही हैं, हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये बातें हम लोग उस जमाने में करते थे, अब नहीं, अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं बचाव के नज़रिए से यही सोचती हूँ कि मोदी साहब बने रहें और कोई उनको किसी भी तरह से चुनौती ना दे भाजपा के अंदर, वो ठीक करके, अमित शाह साहब ठीक करके रखें इस व्यवस्था को। और ये जो अभी का जो स्टेटस क्वो है, शायद ये अब तक का जो आने वाला समय है उसका सबसे बेहतर स्टेटस क्वो है, जिसमें जो कुछ भी बचा है जो बचा है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता, बहुत ही मुश्किल है, क्या कहा जाए। बाय द वे, जो जिन अभी मैंने प्रोफेसर साहब का बताया, अरुण साहब का, हाँ, तो प्रोफेसर अरुण साहब को जिन्होंने ये कहा था कि एवरी न्यू पीएस मींस मोर क्राइम्स, वो उनके एक बहुत करीबी मिलने वाले रिश्तेदार और बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर ही थे।
तो पुलिस और अव्यवस्था, बेरोजगारी, अपराध, रेप। पुलिस की भर्तियों में इधर तो मैं कहूँगा योगी जी के ज़माने में ज़्यादा उस तरह से नाम नहीं आया, लेकिन पिछली सरकारों वगैरह में आता था कि एक एक भर्ती में 12-12, 13-13 लाख रुपए वो दे के सिपाही बनते थे। तो सिपाही बनते ही फिर वो वसूली कर उधार लेके आते होंगे दरोगा कहीं से। 30-35 लाख में 40 लाख में बनता था, तो वो पैसे लेंगे ही लेंगे। इनके ज़माने में भी आम फैम नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा तो होगा ही जो इस तरह से गलतियों से कुछ अफसर बना लेते हैं, जुगाड़ उसमें बनता होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स अगर आएंगे तो वो जाहिर है उस पैसे का वसूली होगी। और अब तो यह है कि भाई ये सवाल छोड़ दीजिए, अब यह है कि भाई पैसा ही सब कुछ है। सामने वाले के पास इतना पैसा है, उसका बंगला इतना बड़ा है और सब टूल्स आ रहे हैं, नए नए 1.5 लाख के फोन हैं और चीजें हैं। जीवन स्तर भी तो जिसका है वो बहुत महंगा है, तो बहुत पैसा सबको चाहिए। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भाई बच्चे को पढ़ाना है, इलाज कराना है, कुछ भी करना है, तो ये समाज ऐसा बन गया ना कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अस्पताल में आप भर्ती हो जाइए, 10-15 लाख रुपए लूट लेते हैं, क्योंकि वही अस्पताल बचे हैं, बाकी सब अस्पताल ही नहीं रहे, अस्तबल हो गए हैं। सर, सेहत के मामले में बताएं, क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल और आयुष और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या हाल है? लोगों को चिकित्सा मिल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या है? भाई इतनी खबरें ऐसी बुरी आती हैं, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस से जानता हूँ। हमारे गांव के एक सज्जन हमसे पढ़े थे, थोड़े एलिमेंट हुआ उनको तो एम्बुलेंस बुला के भेजा गया, पीएससी पहले गए, पीएससी ने जिले में रेफर किया, जिले ने उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस में वो खड़े रहे 1.5 दिन, और 1.5 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाए, फिर वहीं मर गए। एम्बुलेंस से फिर उनकी बॉडी आई। अरे एक ही एग्जाम्पल है, मैं इसके बाद क्या, ये मेरा खुद का जाना हुआ है, नाम गांव मेरा ही है, नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या कहा जाए। तो अगर सरकार मैंने भी फोन किए थे 1-2 उनके लिए कि उनको भर्ती हो जाए, नहीं कर पाए। तो जगह नहीं है, बेड नहीं होगा, नहीं था, एम्बुलेंस में डेथ हुई 1.5 दिन बाद। यानी अगर कितनी भी तरह की बड़ी स्कीम सरकार लॉन्च कर दे और कार्ड बना दे, कहा गया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और तमाम हमने एम्स बना दिए हैं, लेकिन न किसी में दवा है, न डॉक्टर है, न इलाज होता है, सब में रेफर होता है। और मेडिकल कॉलेज एक है, जहां भी रेफर होता है वो वहां से एक मेडिकल कॉलेज यूपी का जो है लखनऊ में, उसी में सबको रेफर होता है। एसजीपीजीआई तो बहुत ही वीआईपी किस्म का एरिया है, उसमें बहुत कम, उसमें तो भर्ती होना मुश्किल है। तो ये सब मेडिकल कॉलेज को रेफर होता है, मेडिकल कॉलेज में सब एम्बुलेंस में खड़े रहते हैं क्योंकि ओवर क्राउडेड है। ये तो नॉर्मल है। बाकी वहां भी मेदांता खुल गया है लखनऊ में, उस तरह के बहुत से अस्पताल हैं, तो उनके लिए ही है, उसी में सब अच्छे डॉक्टर्स वगैरह है। मैक्स भी पहुंच गया है, सहारा मैक्स हो गया है, अन्य है। तो इन सब में वही है कि आप गए तो आप लाखों में ही जाता है बिल, चाहे आप खांसी जुकाम की दवा लेने जाए। और ज्यादा नहीं छोड़ूंगी, डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रोजगार और सेहत और शिक्षा, यही 3 मिल जाते तो हमारे देश के नौजवान अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी भी बनाते और अपने आसपास की ज़िंदगी भी बनाते, लेकिन वही नहीं हो पाया। बहरहाल ये सोचना कि अब कोई परिवर्तन होने जा रहा है शीर्ष पर और किसी और को लाया जाएगा, ये बहुत डराता है। मोदी साहब लंबे समय तक पद पे बने रहें, दीर्घायु हों, इस शुभकामना के साथ आपको बहुत शुक्रिया शिद्दत साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।